तो अब इस क्लास में मैं आपको जो हमारी फर्स्ट बुक है 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट, उसके सारे लेसन्स प्रोज के, पोएट्री के, उनकी समरी बताने वाला हूँ, उनके ऑथर्स के नाम बताने वाला हूँ। चलो तो देखते हैं जल्दी से हमारा जो फर्स्ट लेसन है। ठीक है, फर्स्ट लेसन है हमारा अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड, और जिसे लिखा है जी.एल. फ्लुएंट्स ने। जी.एल. फ्लुएंट्स याद कर लेना अच्छे से। अ लेटर टू गॉड, जी.एल. फ्लुएंट्स। ये स्टोरी है एक फार्मर की जिसका नाम है लेंचो। लेंचो का घर एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी के ऊपर है और वहाँ पर केवल उसी का घर है। उस घर से नदी, फूल, खेत मैदान सब दिखते हैं। लेंचो बहुत ही मेहनती किसान है, सीधा साधा किसान है। और इस समय लेंचो की जो फसल है उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पानी की। बहुत अच्छी बारिश हो जाए, अच्छी ना हो तो बूंदाबांदी ही हो जाए। और लेंचो पूरे दिन आज उसने कुछ नहीं किया सिवाय आसमान की तरफ देखने के कि बारिश होगी। बारिश होना शुरू होती है। जैसे ही बारिश होना शुरू होती है तो लेंचो खड़ा हुआ है अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ अपने घर के बाहर, और वो कह रहा है कि ये जो बारिश, ये बूंदें हैं, ये बूंदें नहीं हैं, ये पैसे हैं। जो छोटे बूंदें हैं वो 5 रुपए के सिक्के हैं, 10 सेंट्स हैं और 5 सेंट्स हैं, और जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 रुपए के सिक्के हैं। बूंदाबांदी हो रही थी, लेंचो बहुत खुश हो रहा था। तभी क्या होता है, बूंदाबांदी ओले में बदल जाती है। और जब बूंदाबांदी ओले में बदलती है, ओले इतने तेज़ पड़ने लग जाते हैं कि पूरा खेत ऐसा लगता है जैसे कि सफ़ेद चादर ओढ़ ली हो, पूरी फसल बेकार हो जाती है। लेंचो बहुत दुखी होता है। उसके सामने सबसे बड़ा सवाल है कि अब वो अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा, कैसे दोबारा से बीज बोएगा, कैसे क्या परिवार को खिलाएगा। उसकी पत्नी, वो सब सोच रहे होते हैं, लेकिन उसे भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि जैसे भगवान सबके हृदय में रहता है, वो तो सब परेशानी जानता है। वो भी चीज़ जब समझ लेता है जो इंसान के अंदर हो, अंतरात्मा में हो, भले वो बोले या ना बोले, तो भगवान ही हमारी समस्या सुलझाएगा। इतना ज़्यादा फेथ था उसे भगवान में। सुबह सुबह वो उठता है और भगवान के नाम का एक लेटर लिखता है, और जिसमें भगवान से कहता है कि हे प्रभु, अब बहुत मुश्किल है, फसल नष्ट हो गई है, अब बहुत मुश्किल है, कैसे घर को चलाऊं। और फिर वो भगवान से उस लेटर में लिखता है कि अब आप ही मदद करो तो ठीक है, नहीं तो पूरे साल मेरा पूरा परिवार भूखा रहेगा। और वो भगवान से 100 पैसे, 100 पैसोस, पैसोस एक लैटिन करेंसी है, 100 पैसोस की मांग करता है। उस शहर जाता है उस लेटर को लेके, परेशान था, और वो लेटर पोस्ट कर देता है। जब उस लेटर को जो पोस्टमैन था वो निकालता है और उसको पढ़ता है, उस पर लिखा था टू गॉड, भगवान के लिए। तो वो अपने पोस्ट मास्टर के पास जाता है और कहता है कि ये लेटर कहाँ ले जाऊँ। पोस्ट मास्टर पहले तो हंसता है उस लेटर को देख के, लेकिन तुरंत वो सीरियस हो जाता है और वो सोचता है कि इस आदमी को कितना विश्वास होगा भगवान में, जो कि भगवान के लिए लेटर लिख रहा है, और उसे लगता है कि इसका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। तो वो अपने दोस्तों से, अपने एम्प्लॉय से कहता है कि हम लोग चंदा इकट्ठा करेंगे, इस व्यक्ति को पैसे भेजेंगे भगवान की तरफ से। वो अपनी सैलरी में से भी कुछ हिस्सा देता है, और ज़्यादा नहीं लेकिन 70 पैसों वो लोग इकट्ठा कर लेते हैं और लेंचो को भेज देते हैं। उस पर लिखते हैं टू गॉड। वो अपना नाम नहीं लिखता, भगवान की तरफ से लिखता है। लेंचो जब आता है कि मेरा लेटर आया, उसे जब वो लेटर मिलता है उसमें देखता है उसे 70 पैसे उसको देखकर, 70 पैसे उसको देखकर वो बहुत नाराज़ हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि भगवान ने भेजे हैं, क्योंकि उसे इतना विश्वास था। उसको ये आश्चर्य नहीं होता कि भगवान ने भेजे होंगे, क्योंकि उसको तो पता, उसे लगता था कि भगवान भेजेंगे, और भगवान भेजेंगे तो 100 में से 100 ही भेजेंगे, 70 क्यों भेजेंगे। तो उसे लगता है कि पोस्ट ऑफिस वाले एम्प्लॉयज़ ने ये पैसा चुरा लिया है, जो बचे हुए 30 पैसे हैं वो उन लोगों ने ले लिए। तो उसे वो कहता है बंच ऑफ क्रूक के बदमाशों की टोली है जिसने मेरे पैसे चुरा लिए हैं, ये बात वो कहता है। और दोबारा से लेटर लिखता है और उसमें लिखता है कि हे प्रभु, 70 में काम नहीं चलेगा, 130 और भेजिए, मैंने उतने ही मांगे थे जितनी मुझको ज़रूरत है। तो इस लेटर से हमें पता चलता है कि अगर आपको भगवान में फेथ है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो आपकी मदद करेगा। और अगर हम पोस्ट मास्टर की जगह होते, आप पोस्ट मास्टर की जगह होते, तो क्या करते? तो आप सोचिए, क्या आप भी वही करते जो पोस्ट मास्टर ने किया? क्या आप भी लेंचो को पैसे भेजते? ठीक है, इस तरीके से ये फर्स्ट लेसन था। दूसरा, इसका अब हम फर्स्ट पोएम की बात कर रहे हैं, डस्ट ऑफ स्नो। हमारी फर्स्ट पोएम है, उसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। इसके राइटर हैं, पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसको अच्छे से याद कर लेना। ये जो पोएम है वो बताती है कि पोइट का मूड ठीक नहीं है, वो बाहर घूम रहा है, तभी जाके क्या होता है, एक हेमलॉक ट्री, जिसे हम कहते हैं धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। उस पर एक कौआ बैठा होता है, जो कौआ जब उड़ता है तो वो हिल जाता है पेड़, और उससे बर्फ़ उसके सिर पे गिर जाती है, और इससे उसका मूड चेंज हो जाता है, और उसे लगता है कि अब बचे हुए दिन का वो अच्छा इस्तेमाल कर लेता है। यहाँ पर एक यूनिक चीज़ ये है कि पोएम में उसने क्रो मतलब कौए और धतूरे का यूज़ किया है, जबकि ऐसा लोग अक्सर पोएम में होता नहीं है। या तो कोयल का यूज़ होता है या अच्छे अच्छे पेड़ों का यूज़ होता है। तो यहाँ जो क्रो
और जो हेमलॉक ट्री है मतलब धतूरे का पेड़ है, ये सिंबल हैं काय का, सौरों का, दुख का। एक्चुअली वो ये बताना चाहता है कि उसका मूड ठीक नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी पहली पोएम थी। दूसरी पोएम है फायर एंड आइस। दूसरी पोएम का नाम है फायर एंड आइस, और इसके जो पोइट हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। फायर एंड आइस का मतलब है, पोइट कहता है कि अगर दुनिया का अंत, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा, कुछ लोग कहते हैं दुनिया का अंत बर्फ़ से होगा। अगर मैं बात करूं तो पहले स्टैंजा में वो कहता है कि अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से जो दुनिया का अंत है वो आग से होगा। मैं उनका फेवर करूंगा क्योंकि मैंने डिज़ायर को देखा है। यहाँ पर वो डिज़ायर मतलब इच्छा की तुलना कैसे करता है, आग से करता है कि डिज़ायर सबसे ख़तरनाक चीज़ है, आग की तरह ही है। तो उसकी करता है कि अगर दुनिया अंत होगा तो आग से होगा, क्योंकि आग, मैं डिज़ायर को जानता हूँ। तो आग और डिज़ायर को एक समान बताता है। दूसरे स्टेंजा में कहता है कि अगर दुनिया को 2 बार पेरिस होना है, पेरिस मतलब ख़त्म होना है, नष्ट होना है, तो ये किससे हो सकता है, ये बर्फ़ से भी हो सकता है, क्योंकि मैं हेट को भी जानता हूँ। नफ़रत, हेट की तुलना वो करता है बर्फ़ से, तो ये बर्फ़ से भी हो सकता है। इस तरीके से ये पोएम है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा दूसरा लेसन है उसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत मतलब काले फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, उनके बारे में है। उनकी बायोग्राफी है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसके राइटर हैं नेल्सन मंडेला ही उनके राइटर हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लेसन है वो है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके जो हमारे इसके ऑथर भी हैं नेल्सन मंडेला। ठीक है, एक्चुअली ये कहानी नहीं, ये कहें उनकी ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, जो कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे जिन्होंने 10 मई 1994 को मतलब 10 मई 1994 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। और उसमें जो उन्होंने जो भाषण दिया वही भाषण इसमें लिखा हुआ है, इसमें बताया गया है। वो बताते हैं कि उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। आज मैं बता दूं कि ये जो इनॉग्रेशन होता है वो एमपी थिएटर ऑफ यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया एमपी थिएटर में होता है, जिसे अंग्रेजों का शासन, जहाँ से अंग्रेजों का शासन चलता था। आज 140 देशों के लोग इस नेल्सन मंडेला की सरकार को समर्थन देने के लिए आए हैं। ये बताने के लिए आए हैं कि वो अपार्थीड व्यवस्था के खिलाफ है। अपार्थीड का शासन जो होता है, जिसमें गोरों का शासन होता है और काले जो होते हैं वो गुलाम होते हैं, तो वो उसका विरोध कर जताने के लिए, बताने के लिए आए हैं कि वो ये आज जो ये प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक मतलब होता है लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल मतलब जिसको बिना भेदभाव की जो सरकार बन रही है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आज जो सारे मिलिट्री जनरल्स हैं वो मंडेला को सलाम कर रहे हैं, जो कि पहले उन्हें अरेस्ट करने के लिए घूमते थे, आज वो उन्हें सलाम कर रहे हैं। नेल्सन मंडेला सबका धन्यवाद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आज मैं जो भी हूँ उन सारे क्रांतिकारियों के वजह से हूँ जिन्होंने मेरे लिए ये रास्ता बनाया, जिसमें वॉल्टर सिसलू, ओलिवर टम्बो, ऐसे बहुत सारे शहीद लोग थे। शुरुआत में वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरे लिए स्वतंत्रता का केवल इतना मतलब था कि बाहर घूमने को मिल जाए, रात में घूमने को मिल जाए, बैलगाड़ी में घूमने को मिल जाए, नदी में तैरने को मिल जाए। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि मैं सबसे बड़ा है कि क्या मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हूं। हर इंसान की 2 जिम्मेदारियां होती हैं, पहले अपने परिवार के प्रति, दूसरे अपने समाज देश लोगों के प्रति। क्या मैं ये जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए फ्री हूं? अगर मैं फ्री नहीं हूं तो मैं गुलाम हूं। और यही उन्होंने महसूस किया। तो फिर उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद पूरा देश ही उनका परिवार बन गया। 50s के दशक में 1960 और 59 और 60 के बीच में वो अरेस्ट हुए। उसके बाद 27 साल कुछ दिन तक वो जेल में रहे और फिर 1990 में, हाँ 1990 में उन्हें स्वतंत्रता आज़ाद किया गया। अपार्थीड व्यवस्था का अंत हुआ और वो पहले राष्ट्रपति बने। वो कहते हैं साहस का मतलब है डर का ना होना, साहस नहीं है। साहस है कि अगर आप अपने डर पर जीत पा लेते हैं, उसको ओवरकम कर लेते हैं, तो आप साहसी हैं। और वो कहते हैं कि जो अत्याचार करता है और अब जिस पर अत्याचार होता है, ये दोनों ही गुलाम होते हैं। जो अत्याचार करता है, जो ऑपरेशर है, वो गुलाम है अपनी नफरत का, और जिस पे अत्याचार हो रहा है वो तो गुलाम है ही। इन दोनों की जो चीज़ें हैं, इन दोनों की मानवता लुट चुकी होती है, क्योंकि जो अत्याचार कर रहा है निश्चित ही वो मानवता नहीं है उसके अंदर होती, तो वो अत्याचार नहीं करता। और जिस पे अत्याचार हो रहा है उसके अंदर कहाँ से मानवता में विश्वास करेगा। लेकिन वो वादा करते हैं कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस दिन वो शपथ लेते हैं उस दिन 2 नेशनल एंथम गाए जाते हैं, एक कालों का और एक गोरों का। वो कहते हैं आज ये मैदान एक रेनबो की तरह है, क्योंकि आज हर रंग के हर भाषा के लोग यहाँ पर हैं। और इस तरीके से वो सारी बातें इसमें करते हैं। उसके बाद जो है वो हमारी पोएम, जो दूसरी पोएम जो हमारी तीसरी पोएम जो है अ टाइगर इन द जू, एक्चुअली इसके जो पोइट है वो है लेस्ले नॉरिस। याद रख लेना, लेस्ले नॉरिस। ये जो पोएम है एक टाइगर के बारे में है कि जब टाइगर जंगल में होता है तो वो कैसा होता है, और जब वो एक चिड़ियाघर में एक पिंजरे में होता है तो कैसा होता है। जब वो जंगल में होता है
तो वो नदी किनारे जहाँ वाटर होल है, पानी का जहाँ पानी भरा होता है, वो बड़े दब के लर्क लर्क मतलब छिपकर घास में छिप के घसट रहा है। उसे बहुत दूर एक हिरन दिख रहा है, जिस हिरन पर वो हमला करना चाहता है, उसका शिकार करना चाहता है। ठीक है, गांव वालों को डराता है, गुर्राता है गांव किनारे आके। लेकिन अब जब वो पिंजरे में बंद है तो बस उसी में चहलकदमी कर रहा है, वेलवेट जैसे गद्दे पर चहलकदमी कर रहा है। जो वहाँ चिड़ियाघर में जो घूमने के लोग आते हैं उन पर ध्यान नहीं देता है। उनको ध्यान इसलिए नहीं देता है क्योंकि क्या ध्यान दे, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकता। अब रात के समय वो चमकते हुए अपनी ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट क्या को देखता है, ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है, तारों को देखता है। रात के समय उसे एक ही आवाज़ सुनाई देती है, वो होती है पेट्रोलिंग कार की। जो कार वहाँ पेट्रोलिंग करती है उसकी कहानी है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड लेसन है, वो लेसन है हमारा, जो थर्ड लेसन है वो है टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग। टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग। ठीक है, इसमें दो स्टोरीज हैं, फेरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, और दूसरी है ब्लैक एरोप्लेन। तो ये जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट, हाँ, ये जो इसके दो स्टोरीज हैं, इसमें पहली जो स्टोरी है वो हिज फर्स्ट फ्लाइट, एक सीगल की कहानी। ऐसे लिखा है लेम ओ फ्लैटहर्टी ने, लेम ओ फ्लैटहर्टी, याद रख लेना, अलग अलग ऑथर हैं, लेम ओ फ्लैटहर्टी। और ब्लैक एरोप्लेन के हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ। ठीक है, फ्रेडरिक फॉर्सिथ। अब सुनो ध्यान से, पहले मैं इसकी बात करूँगा। ठीक है, हिज फर्स्ट फ्लाइट एक सीगल की कहानी है। सीगल एक समुद्री पक्षी होता है। तो एक सीगल है, एक छोटा सा सीगल है, उसके भाई बहन हैं, उससे छोटे भाई बहन हैं। अब होता क्या है कि ये अपनी पहली फ्लाइट से डरता है, पहली फ्लाइट से डरता है, मतलब पहली उड़ान से डरता है, उड़ने से डरता है, इसको डर लगता है, ये उड़ता नहीं है। इसके छोटे भाई बहन ने उड़ना सीख लिया है, मछली पकड़ना सीख लिया है। तो इसके माँ बाप इससे कहते हैं कि भैया तू भी उड़, अगर तू नहीं उड़ेगा तो कैसे खाना खाएगा, भूखों मर जाएगा। उसको समझाते हैं, लेकिन ये बहुत कोशिश करता है, इसे डर लगता है, इसे लगता है, इसे अपने पंखों पर विश्वास नहीं था कि अगर ये उड़ेगा तो गिर जाएगा, शायद चोट लग जाएगी, शायद मर जाएगा। इसके माँ बाप इससे बात करना बंद कर देते हैं, इसे डराते हैं कि देखो तुम्हारे छोटे भाई बहन उड़ रहे हैं, ये लोग खाना खा लेंगे, तुम भूखे मरोगे। उसे डरवाते हैं कि तुम भूखे मरोगे, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं होती है। ये सोने का बहाना करता है, उठना आता नहीं है। अब एक दिन उसके माँ बाप डिसाइड करते हैं कि कुछ भी हो जाए, इस नालायक को कोई खाना नहीं देगा। तो कोई खाना नहीं देता, कोई बात नहीं करता। उसके भाई बहन खाना खा रहे होते हैं। अब शाम तक इसे बहुत भयंकर भूख लगने लग जाती है। तो अब ये सोचता है कि क्या करें, कहाँ से खाना आए, क्या करें, समझ में नहीं आता है। तभी क्या होता है, उसकी माँ को एक आइडिया आता है। उसकी माँ क्या करती है, एक मछली पकड़ के लाती है और दूर जिस पहाड़ पर ये था, दूसरी पहाड़ पे खड़े करके मछली को फाड़ती है। अब इसकी भूख और ज़्यादा तेज हो जाती है, माँ की तरफ ललचाता है कि मम्मी थोड़ा सा दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक है, उसके बाद फिर ये उसकी माँ उसकी तरफ आती है ऐसे चोंच में मछली लेके। अब ये पहाड़ पर बैठा होता है इधर से, तो ये भी इसकी तरफ आता है कि मम्मी मेरे को लाएगी, लेकिन अचानक से वो लौट जाती है। लेकिन ये इतना भूखा था कि ऐसे छलांग लगा देता है, और छलांग लगा देता है तो क्या होता है कि भैया जैसे छलांग लगाता है तैसे ही वो नीचे भूल जाता है कि नीचे गड्ढा है, नीचे वो है, छलांग लगा देता है, पंख फैल जाते हैं, ऑटोमेटिकली उड़ने लग जाता है। जब ये उड़ने लग जाता है तो माँ बाप इसके, उसके भाई बहन सब बगल में आ जाते हैं, इसकी तारीफ़ करने लगते हैं, सब लोग तारीफ़ करने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं, अलग अलग आवाज़ें निकाल के इसका उत्साह बढ़ाते हैं, और इस तरीके से वो उड़ना सीख जाता है, डर निकल जाता है। उसके बाद है ब्लैक एरोप्लेन। इसमें क्या होता है, एक पायलट है, एक सेना का पायलट है जिसको छुट्टी मिली है, और वो फ्रांस से लंदन जा रहा है काय के लिए। अपनी उसकी फैमिली लंदन में रहती है, तो वो रात में उड़ान भर के सोचता है कि शाम तक वो, सुबह तक वो अपने परिवार से मिल लेगा, ब्रेकफास्ट उन्हीं के साथ करेगा। तो कोई और प्लेन नहीं था, तो एक पुराना डकोएटा प्लेन था, ओल्ड डकोएटा प्लेन, ये उसी को उड़ाता है। बहुत इंटेलिजेंट पायलट था, बहुत हिम्मत वाला था। जब वो उड़ाता है तो मौसम बिल्कुल क्लियर था, तारे चमक रहे थे, वो घड़ी में समय देखता है 1:30 बजा था। वो आगे देखता है लाइटें चमक रही हैं, सब लोग, पूरा देश सो चुका था और वो इंग्लैंड की तरफ निकल चुका होता है। तभी क्या होता है कि रास्ते में उसे एक तूफान दिखता है। अब उसके पास कोई चरिया नहीं था, वो उस तूफान में हिम्मत करके घुस जाता है। उसका प्लेन खराब होने लगता है, सारे इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देते हैं, कैंपास काम करना बंद कर देता है और ट्विस्ट करने लगता है प्लेन। फ्यूल देखता है तो केवल 10 मिनट का फ्यूल बचा होता है। अब वो समझ नहीं पाता है क्या करें। तभी क्या होता है कि उसके बगल से एक ब्लैक एरोप्लेन निकलता है, और जो ब्लैक एरोप्लेन था उसकी खास बात ये थी कि उसकी कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। उसे समझ में नहीं आता क्या है। तभी उसका ब्लैक एरोप्लेन का जो ड्राइवर, जो पायलट था, वो उसको इशारा करता कि मेरे पीछे आओ। तो इसके पास और कोई चारा नहीं था, ये उसके पीछे जाता है। जब ये इसके पीछे जाता है तो तूफान से बाहर निकल आता है, लैंड करता है। जब ये लैंड करता है तो इसे कोई अफसोस नहीं होता, लगता है ठीक है यार, चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, निकल आए, आ गए। फिर ये सोचता है कि मुझे उस पायलट का धन्यवाद करना चाहिए। तो ये कंट्रोल रूम में आता है। कंट्रोल रूम में जो लेडी बैठी होती है उससे कहता है कि मुझे उस व्यक्ति का नंबर दे दो
या उसको बुला दो उस पायलट को, ब्लैक एरोप्लेन वाले पायलट को, तो वो लेडी उसे बड़े ही स्ट्रेंजली, बड़ी हैरानी से देखती है, क्योंकि उस तूफान में इसके प्लेन के अलावा और कोई प्लेन नहीं था। तो सवाल आता कि वो कौन सा प्लेन था, क्या वो कोई भगवान था, कोई जादू था, कोई भूत था, या फिर वो उसका ही हेलुसिनेशन था, उसका भ्रम था। शायद ये उसी का भ्रम था। वो पायलट खुद में ही बहुत डेयरिंग था, बहुत हिम्मत वाला था, बहुत इंटेलिजेंट था, इसलिए वो बच के आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक कहानी थी। उसके बाद है, इसके बाद हमारी पोएम है जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स या एनिमल्स। इसे लिखा है कैरोलिन वेल्स ने। ठीक है, ये पोएम एक्चुअली ये कहता है, जो पोएट है वो कहता है कि जानवर जो होते हैं वो इंसानों से अच्छे होते हैं, मैं जानवरों से ज़्यादा अट्रैक्ट होता हूँ। जानवर रोते नहीं हैं, जानवर अपने गलतियों पर पछताते नहीं हैं, जानवर किसी के सामने झुकते नहीं हैं, जानवर शांत होते हैं, लड़ते नहीं हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, किसी से लड़ते नहीं हैं, मतलब ईर्ष्या नहीं करते हैं, रोते नहीं हैं, जो काम करते हैं किसी के आगे झुकते नहीं हैं, फालतू का ज्ञान नहीं देते हैं भगवान के बारे में या फिर किसी और चीज़ के बारे में, नैतिकता के बारे में ज्ञान नहीं देते हैं। तो वो कहता है कि आज तक जब भी मैं, शायद कहीं ना कहीं वो मुझे सिग्नल देते रहते थे, मैं उनसे, वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होते थे, मुझसे संबंध जोड़ रहे थे, और मैं भी शायद मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मैं एनिमल्स के साथ रहना चाहता हूँ, इंसानों के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। तो ये सारी पोएम है, बताता है कि जानवरों और इंसानों में अंतर बताता है कि जानवर, इंसान जो होता है पहले गलती करता है, फिर उस पर पछताता है, रोता है, मतलब की सलाह देता है, ठीक है, लालची है, एक दूसरे से ईर्ष्या करता है, शांत नहीं है, कंटेंट नहीं है, संतुष्ट नहीं है, उसको पैसा इकट्ठा करना है और की चाहत है। जबकि जानवरों में ऐसा कुछ भी नहीं है। जानवर किसी के सामने झुकते नहीं हैं, अपने, हम लोग इंसान पूर्वजों के सामने और लोगों के, ऐसे लोग जो हमसे पहले थे हमारे पूर्वज, उनके सामने झुकते हैं, वो नहीं झुकते। जानवर रोते नहीं हैं, जानवर पसीना नहीं बहाते हैं, जानवर ईर्ष्या नहीं करते हैं, जानवर अपनी गलतियों पर पछताते नहीं हैं, इंसान गलतियां करता है और पछताता है। इस तरीके से ये पोएम है। उसके बाद है द बॉल पोएम, और इसे लिखा है, उसके बाद है द बॉल पोएम, उसके बाद है जिसको लिखा है जॉन बैरीमैन ने। ठीक है, इसको याद कर लेना, ऑथर्स के और पोएट के नाम अच्छे से याद करना। द बॉल पोएम इसे लिखा है जॉन बैरीमैन ने। आप सुनो, ये पोएम है एक्चुअली उस वक्त के बारे में कि जो वक्त हम अपने हाथ से निकाल देते हैं और बाद में जाके फिर हम इसी जगह पे पछताते हैं कि काश अगर वो वक्त हम वेस्ट नहीं करते तो आज साथ कुछ और होता। इसे एक सिंबल माना गया कि एक लड़का है, उसके पास एक बॉल है, उस बॉल से खेल रहा होता है, उस बॉल को उछालता है, वो बॉल टप्पा खाते हुए मैरीली, मतलब हैप्पीली उछलते हुए जाती है और नदी में चली जाती है। मतलब उसके सामने, वो चाहता तो उसे पकड़ लेता, जैसे हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं, चाहते तो उस टाइम का सही यूज़ कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं, तो ऐसे टप्पा खाते हुए बॉल पानी में चली जाती है। अब वो जब बॉल खो गई है, अब वो लड़का बड़ा हो गया है और अब वो खड़ा हुआ है और वो उस जगह को देख रहा है जिस जगह पे क्या हुआ था, उस जगह को देख रहा है जिस जगह पे वो बॉल गई थी। मतलब आज हम जब समय बिता देते हैं, समय खत्म हो जाता है, तो हम उस जगह पे खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं काश हमने टाइम बर्बाद नहीं किया होता। तो क्या वो बॉल उसको वापस मिल सकती है? वो बॉल वापस नहीं मिल सकती, चाहे उसे पैसा दे दिया जाए, चाहे कुछ भी दे दिया जाए, लेकिन वो बॉल वापस नहीं आ सकती, मतलब वो वक्त वापस नहीं आ सकता। दूसरी गेंदें, पैसा तो एक बाहरी चीज़ है, उससे दूसरी गेंदें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन वो गेंद जो चली गई वो नहीं खरीदी जा सकती है, जो समय निकल गया वो नहीं खरीदा जा सकता है। पोइट भी कहता है कि मैं भी उसको तसल्ली नहीं दूंगा, क्योंकि वो लड़का जो है अब वो समझ रहा है कि खोना क्या होता है, वक्त बर्बाद करना क्या होता है, लॉस्ट का जो आर्ट है, जो कला है, जो ग्रंथ है, खोने का ग्रंथ, उसके बारे में उसे जानकारी मिल रही है। तो एक्चुअली ये पोएम पूरी तरह बॉल को एक ऐसी चीज़ को सिंबल माना गया है जो एक बार खो गई तो वापस नहीं आएगी। मेनली टाइम, जो वक्त हमारे ज़िंदगी में होता है जिसका हम सही यूज़ नहीं करते हैं, बाद में फिर हम सोचते हैं काश ऐसा होता, काश वैसा होता, और ये सारी बातें करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पोएम थी हमारी। उसके बाद है, हाँ, इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेसन है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। ठीक है, इसे एने फ्रैंक ने लिखा है। एक्चुअली एने फ्रैंक जो एक लड़की है, जो ये यहूदी लड़की है, उस समय की कहानी है, हिटलर के टाइम की। तो ये एनी फ्रैंक जो एक लड़की है जिसके फादर, ठीक है, मदर, ये सब यहूदी लोग थे, तो ये हिटलर से भाग के हॉलैंड में आके कहीं छुप गए थे। एक दो कमरों में ये लोग 2 साल तक छुपे रहे। और उस समय जो एनी के मन में जो चल रहा था, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था, और उसके चूंकि उसका कोई दोस्त नहीं था, तो और वो कहती है कि तो किसी पे मैं भरोसा नहीं कर सकती, किसी से अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि लोगों में उतना पेशेंस नहीं है कि तुम्हारी परेशानियां सुन सकें, तुम्हारी बातें सुन सकें। इसलिए एनी को उसके 13th बर्थडे पर, उसके 13वें जन्मदिन पर, उसके पिता एक डायरी देते हैं जिसका नाम वो किटी रखती है, जिसका नाम वो रखती है किटी, और किटी को वो अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। ठीक है, हालांकि वो एक बाहर से आई थी, डायरी है तो बाहर से आई थी, लेकिन वो उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है और उसमें सारी बातें लिखती है। सबसे पहले वो अपनी फैमिली का ब्रीफ स्केच देती है कि मतलब परिवार में कौन कौन है, माँ है, पिता हैं, दादी थी, उनके साथ जो काफ़ी दिन तक रही थी, लेकिन अब दादी नहीं है, जिनको वो बहुत याद करती है, इतना प्यार करती है कि अपने 13वें जन्मदिन पर एक कैंडल वो अपने दादी के नाम की रखती है। वो कहती है कि मैं भले किसी से बोलती नहीं हूँ, लेकिन दादी से बहुत प्यार करती हूँ। उसकी बहन है मार्गरेट करके, ठीक है, उसके जो बड़ी है
मार्गरेट के जन्मदिन पर एनी का ही जन्म हुआ था, तो वही उसके लिए गिफ्ट बन गई थी। ठीक है, तो इस डायरी में बहुत सारी चीज़ें लिखती है। अब वो स्कूल के बारे में लिखती है कि हम लोग स्कूल में क्लास में बैठे हुए हैं और क्लास में होता क्या है कि आज ये निर्णय होना था कि कौन लोग अगली क्लास में जाएंगे कौन नहीं जाएंगे। तो सभी इस असमंजस में थे कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे तुम चले जाओगे तुम चले जाओगे, लेकिन एनी को लगता है कि वो आश्वस्त है कि वो और उसके सारे फ्रेंड पास हो जाएंगे। वो कहती है कि टीचर क्या है, सबसे ज़्यादा एक अनएक्सपेक्टेड प्राणी होता है। वो क्या कब डिसीजन कब कौन सा डिसीजन ले कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए हो सकता है जिनको पास होना है वो पास हो ना, जिनको नहीं होना है वो पास हो जाएं, जिनको नहीं होना है वो ना हो पाएँ। ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। वो बताती है अपने पुराने स्कूल के प्रिंसिपल, जिसमें 6 क्लास से पढ़ती थी मिसेस कपूरस, जिसकी प्रिंसिपल थी, जिस पहले वो 6 तक किसी और स्कूल में पढ़ी थी और अब किसी और स्कूल में, जिसकी प्रिंसिपल मिसेस कपूरस थी, जिनसे वो बहुत प्रभावित थी, या कहें कि वो एनी का बहुत ध्यान रखती थी और उन्हें वो एनी को वो आज भी याद हैं। मिस्टर किसिंग एक टीचर हैं जो कि मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और थोड़े से स्ट्रिक्ट लगते हैं उसको, क्योंकि वो एनी से थोड़ा सा इंडिफरेंट हैं या कहीं नाराज़ हैं। वो इसलिए क्योंकि एनी क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती है। वो एक नहीं बल्कि 3 बार उसे एक्स्ट्रा होमवर्क इसीलिए देते हैं क्योंकि वो बात करती है और होमवर्क का हमेशा टॉपिक उसकी बात से उसके रिलेटेड होता था, मतलब टॉकेटिव होने से, चैटर बॉक्स होने से। एनी पहला ऐसे लिखती है और उसमें वो कहती है कि भैया मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि क्या है कि मैं बात इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरी माँ बहुत बातूनी है और माँ के वजह से ही माँ के ही जीन्स मेरे में आया। माँ बाप के गुण बच्चों में आ जाए तो बेचारे बच्चे क्या करें, ये सब मेरी मम्मी के कारण है। हालांकि और उसके बाद दूसरा तीसरा जो ऐसे लिखती है उसे एक पोएम के रूप में लिखती है, जैसे पढ़ के मिस्टर किसिंग खुश भी होते हैं। इससे पता चलता है कि मिस्टर किसिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे और कोई भी टीचर स्ट्रिक्ट होगा डांटेगा अगर बच्चे क्लास में बात करते हैं। और हालांकि फिर बाद में वो एनी को परमिशन दे देते हैं कि ठीक है भैया तुम देवी जी तुम बात करते रहियो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हैं। अब उसके बाद हमारी पोएम है अमांडा। ठीक है, जिसके रॉबिन कैलिन इसके क्या कहते हैं पोइट हैं। तो सबसे पहले तो अमांडा समझ लेते हैं। अमांडा एक छोटी सी बच्ची के बारे में है, एक 10 से 12 साल की बच्ची है जो कि माँ बाप की रोक टोक से परेशान है। अमांडा की माँ उससे कहती है कि अमांडा टेढ़े मत बैठो, कंधे मत उचकाओ, ये मत करो, ठीक है, अपने जूते साफ कर लो, अपना रूम साफ करो, अपना होमवर्क कर लो, नाखून मत चबाओ। ये सारी बातों से वो तंग आ जाती है। उसको लगता है अच्छा तो एक ऐसा कोई समुद्र होता जिसमें मैं एक मरमेड की तरह अकेली रहती और बढ़िया घूमती रहती, एमरलैंड। ठीक है, एमरलैंड चमकीला समुद्र होता तो मैं वहाँ रहती। जब माँ बार बार रोक टोक करती है तो कहती है इससे अच्छा तो अनाथ होते यार, बढ़िया सड़क पे घूम रहे होते नंगे पैर, कोई रोक टोक नहीं होती। फिर वो उसको रिपोंजल के बारे में बात करती है, जो एक मूवी है क्या कहते हैं टेंगल करके, जिसमें एक रिपोंजल करके एक लड़की थी, राजकुमारी थी, जिसको एक चुड़ैल एक बिच एक मीनार में ऊपर बंद कर देती। उसके बहुत लंबे बाल थे, उन्हीं बालों से वो चढ़ के ऊपर जाती है। तो वो कहती कि अगर मैं रिपोंजल होती तो मैं बढ़िया मीनार में शांति से रहती, वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन मैं अपने बाल कभी नीचे नहीं डालती। क्योंकि बाल क्यों नीचे नहीं डालती, बाल नीचे डालती तो कोई ना कोई चढ़ाता, उन बालों को पकड़ के मीनार के ऊपर आ जाता। इसलिए वो कहती है कि काश मैं अकेले रहती। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेसन है 100 ड्रेसेस 1 और 100 ड्रेसेस 2। एक ही स्टोरी है, उसको कंटिन्यू किया गया है। पहले 100 ड्रेसेस 1 है देख लेते हैं, उसके बाद 100 ड्रेसेस 2। और इसके जो ऑथर हैं इसके 100 ड्रेसेस 1 के वो हैं एलेनोर एस्टस इसके हैं। अब ये क्या है, कहानी है बांडा पेट्रोंस्की। बांडा एक लड़की है जिसका नाम है बांडा पेट्रोंस्की, जो अमेरिका में रह रही है, लेकिन एक पॉलिश घर है, मतलब पोलैंड के लोग हैं, गरीब लोग हैं, और ये आके यहाँ अमेरिका में सेटल हो गए हैं। इसके माँ बाप बोगेंस हाइट करके एक जगह है जो कि बहुत ही झुग्गी झोपड़ी टाइप की जगह है, मतलब जहाँ गरीब लोग रहते हैं, कीचड़ रहता है, वहाँ वो लोग रहते हैं। तो बांडा के पास एक ही ब्लू ड्रेस है, एक ही नीली ड्रेस है जो वो रोज़ पहन के आती है, और वो बहुत फेड हो गई है, फेड मतलब भद्दी सी हो गई, लेकिन साफ़ सुथरी रहती है। अब स्कूल में होता क्या है कि बांडा जो है वो पीछे वाली रो में लास्ट सीट से नेक्स्ट सीट पर बैठती थी, लास्ट सीट से नेक्स्ट सीट पर। और वो या ऐसा था जिसमें ना पढ़ने वाले बच्चे बैठते थे, ठीक है, या ऐसे बच्चे बैठते थे जिनके नंबर कम आते हैं, जो शोर मचाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बांडा शोर मचाती थी इसलिए वो वहाँ बैठती थी, नहीं, बांडा बहुत अच्छी लड़की थी। वो तो बहुत कभी कभार मुस्कुराती थी या हंसती थी, लेकिन क्या है चूंकि वो दूसरे बच्चों से दूर रहना चाहती थी कि दूसरे बच्चे उस पर कमेंट करें। दूसरा, जब वो बोगेन साइड से चल कर आती थी उधर बहुत कीचड़ बीचड़ रहता था, उसके जूते गंदे हो जाते थे, तो इसलिए वो उधर बैठा करती थी। ठीक है, शांत लड़की थी, बिल्कुल चुपचाप बैठती थी। अब इसमें 2 लड़कियां हैं, मैडी और पैगी। पैगी क्या है, एक अमीर लड़की है बहुत ज़्यादा, और मैडी उसकी सहेली है, लेकिन वो गरीब है। अब इन लोगों को क्या करते हैं कि बांडा का जो नाम है पेट्रोंस्की, वो बड़ा अजीब लगता है, तो ये लोग उसके नाम का मजाक उड़ाते हैं। और ये हमेशा देखते हैं कि ये जो है ना कि इसके पास एक ही ड्रेस है, यही पहन के आती है। तो ये आप रोज़ क्या करते हैं कि स्कूल के बाहर ही एक नुक्कड़ पर रुक जाते हैं, बांडा को आते जाते परेशान करते हैं, उससे पूछते हैं कि क्यों बांडा तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, क्यों बांडा तुम्हारे पास कितने जूते हैं, क्यों बांडा कौन से रंग की ड्रेसेस हैं। अब बांडा बहुत तंग हो जाती है बेचारी,
तो एक दिन वो इनसे कह देती है इससे छुटकारा पाने के लिए कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं अलग अलग कलर के। तो वो कहते कहाँ रखे हैं, कोई अलमारी में रखे हैं। अब इस बात से इनको और चिढ़ जाते हैं, इनको मजा आता है कि अच्छा 100 ड्रेसेस हैं, झूठ बोल रही है ये। तो वैसे पैगी बहुत अच्छी लड़की थी, अगर किसी जानवर को भी दुख में देख लेती थी, कोई परेशान करे तो रोने लगती थी। लेकिन बांडा के केस में पता नहीं क्यों वो बांडा से ऐसी चिड़ी रहती थी। हालांकि मैडी बांडा का मजाक नहीं उड़ाना चाहती थी, लेकिन अब पैगी उड़ा रही है तो पैगी के साथ खड़े होना है। वो कुछ बोलती नहीं थी, बस खड़ी रहती थी। तो इस तरीके से क्या होता है कि अब बांडा को रोज ये लोग परेशान करते हैं। पहली बार एक दिन वो कह देती है कि भैया मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। तो वो बार बार पूछती हैं कौन से रंग की ड्रेस है, तो बताती है एक ब्लू ड्रेस है, एक ग्रीन कलर की है जिसमें रेड ट्रिपिंग्स हैं। तो वो कहते अच्छा रेड ट्रिपिंग्स हैं, फिर तो तुम उसमें वो लगती होगी, क्या कहते हैं, बिल्कुल क्रिसमस ट्री लगती होगी। फिर एक दिन पूछते हैं तुम्हारे पास कितने जूते हैं, तो वो कहती है 60 पेयर ऑफ शूज़ हैं। अब ये उसको बहुत परेशान करती हैं। अब आज क्या था, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन हो गए जिससे बांडा स्कूल नहीं आई थी। इसके पहले एक चीज़ और हुई थी कि एक ड्राइंग कंपटीशन हुआ था जिसमें लड़कों को नाव का चित्र बनाना था और लड़कियों को ड्रेस का चित्र बनाना था, तो जिसमें बांडा ने भी हिस्सा लिया था। ठीक है, अब आज जो था, आज का दिन था और आज बांडा 2 दिन से नहीं आ रही थी। मंडे और ट्यूसडे किसी ने उसकी प्रेजेंस अब्सेंस को नोटिस नहीं किया था कि वो नहीं आई है। मैडी और पैगी ने भी नहीं, जो कि इतने दिन से उसे ये गेम खेल रही थी, उसको परेशान कर रही थी। ठीक है, लेकिन जब वो बाहर निकलती हैं स्कूल के आते समय उसका वेट कर रही होती कि वो आए तो उसे परेशान करें, लेकिन वो नहीं आई। तब उन्होंने नोटिस किया कि बांडा 2 दिन से आ नहीं रही है। अब आज रिजल्ट आना था, तो रिजल्ट में क्या, आज रिजल्ट आना था तो नाउ जैक एक लड़का था जिसने लड़कों में ड्राइंग कंपटीशन जीता था। ठीक है, मिस मैसन जो थी वो वहाँ की क्लास टीचर थी बांडा की, रूम 13 की, 13 रूम क्लास नंबर रूम 13 था उनका। तो आज मिस मैसन कहती हैं कि लड़कियों में देखो ये सारी ड्राइंग, उसकी 100 ड्राइंग्स लगी हुई थी, अलग अलग ड्रेसेस लगी हुई थी क्लास में। वो कहती हैं कि देखो विजेता का ये है, देखो। और विजेता कौन है, विजेता थी बांडा पेट्रॉन्स की। सबको लगता था कि पैगी, मैडी को लगता था कि पैगी जीतेगी क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट लड़की थी, ड्राइंग भी अच्छी थी। लेकिन किसी को विश्वास नहीं था कि बांडा ने एक नहीं 100 ड्रेसेस, 100 स्केच बनाए थे ड्रेसेस के। 100 ड्रेसेस जितने उसने पैगी और मैडी को बताई थी कि 100 ड्रेसेस, वो सबके स्केच उसने बनाए थे। और 2 ड्रेसेस में तो इन लोगों के भी स्केच बना दिए थे उसने। तो पैगी और मैडी ने देखा 100 ड्रेसेस बनाए थे उसने, जो भी बोला था। मतलब भले ही उसके पास ड्रेसेस नहीं थे, लेकिन उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें थीं। वो बहुत ब्रिलियंट लड़की थी। और वो कहती हैं, मिस मैसन बताती हैं कि ये एक ड्रेस भी अगर वो बना देती, ये चित्र, एक चित्र भी पूरा का पूरा कंपटीशन जीतने में कामयाब हो जाता। और उसने तो 100 बना दिए हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि सब लोग देखो, सब लोग देखते हैं, सब तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं, तभी लेकिन बांडा उस दिन नहीं आती है। अब तभी क्या होता है कि एक लेटर आता है, जो पियन था, चपरासी था, वो लेटर लेके आता है। वो लेटर एक्चुअली बांडा के फादर का था। वो उसमें कहते हैं कि हम लोग दूसरे शहर शिफ्ट हो रहे हैं, अब मेरा बेटा और बेटी आपके स्कूल में नहीं आएगा। अब मेरी बेटी को उसके नाम से, उसके अजीब नाम से कोई चिढ़ाएगा नहीं। हम बड़े शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो ऐसी छोटी सोच नहीं होगी कि मेरी बेटी को परेशान करें उसके नाम के लिए, उसकी ड्रेसेस के लिए। ये बात जब सुनते हैं, मिस मैसन कहती हैं, मिस मैसन ये बात पत्र को पढ़ के बहुत निराश होती हैं। उन्हें लगता है कि बच्चों ने गलत किया। हालांकि वो नाराज़ नहीं होती, लेकिन दुखी होती हैं। वो कहती हैं कि आप लोगों ने जानबूझ के तो ऐसा नहीं किया होगा, आप लोगों को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए इस बारे में। और अब जब वो उन्हें पता चलता है मैडी और पैगी को कि उनके परेशान करने के वजह से बांडा ने स्कूल छोड़ दिया और दूसरे सिटी चली जाएं, तो वो बहुत दुखी होती हैं। मैगी भी पैगी दिखाती नहीं है। मैडी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो मैडी पैगी से कहती है कि क्या चलें उसके पास, बांडा के पास। तो वो पैगी ऊपर दिखावा करती है कि चलो चलते हैं, अभी तो गई नहीं होगी। तो ये लोग भाग के वहाँ जाते हैं। लेकिन जब तक ये बांडा के घर पहुँचते हैं, बांडा का घर भी वैसा ही था, उसकी ड्रेस जैसा, साफ़ सुथरा लेकिन पुराना सा। लेकिन वो लोग निकल चुके होते हैं। अब इस बात से मैडी को तो इतना दुख होता है कि मैडी सो नहीं पाती है। बार बार उसे यही लगता है कि बांडा उसके वजह से गई है। और अब जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, तो आखिरी में वो डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब पैगी की ये तानाशाही नहीं सहूँगी। अगर आज के बाद पैगी ने बांडा जैसा किसी के साथ किया, तो मैं अभी उसकी चाहे दोस्ती छूट जाए, लेकिन मैं उसका विरोध करूंगी, चुपचाप नहीं रहूंगी। हालांकि मैडी ने कभी बांडा से कुछ नहीं कहा था, लेकिन वो चुप रहती थी। तो इसका मतलब है कि वो पैगी को बढ़ावा दे रही होती है। तो वह डिसाइड कर लेती है कि अब ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होगा। तब उसे थोड़ी शांति मिलती है। फिर मैगी और पैडी मिलकर बांडा के पुराने पते पे एक लेटर लिखते हैं। हालांकि वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन माफ़ी नहीं मांगते। वो उसमें नॉर्मल लेटर लिखते हैं जो दोस्तों को लिखते हैं।
वो लेटर भेजते हैं, लेटर चूंकि वापस लौट कर नहीं आता, तो शायद बांडा तक पहुंच चुका था लेकिन रिप्लाई नहीं आता। तो मैडी सोचती है कि वो क्यों रिप्लाई करेगी, हमने उसे इतना परेशान किया। फिर काफ़ी दिन बाद, क्रिसमस का मौसम था, क्रिसमस के बाद एक पत्र लेटर आता है किसके पास, मिस मैशन के पास। और वो बांडा पेट्रॉन्स्की का था, उसमें उसका नया एड्रेस भी लिखा था। तो वो पढ़ती हैं, वो बताती हैं सारी चीज़ें कि मैं बहुत अच्छी हूँ मैडम, आप जैसे टीचर तो नहीं हैं यहाँ पे, मैं आपको ठीक है मैं आपको मिस करती हूँ लेकिन मैं खुश हूँ, और मेरी ड्राइंग के लिए थैंक यू। और जो मेरी ड्राइंग है उसमें एक मैगी को दे देना और एक पैडी को दे देना। तो मैगी और पैडी को वो दोनों ड्रेसेस दे देते हैं, ब्लू वाली, ठीक है। और ब्लू वाली मिलती है मैडी को, और पैगी को मिलती है वो ग्रीन वाली जिसपे क्रिसमस ट्री जैसी थी। ये दोनों ड्राइंग लेके वो आती हैं, शायद उनको लगता है कि बांडा ने उन्हें माफ़ कर दिया है तभी तो ड्राइंग दी है। घर लाती है मैडी, जब उस ड्राइंग को ध्यान से देखती है तो उस एक्चुअली वो उस ड्रेस में जो ड्राइंग थी, जो लड़की बनी थी, वो मैडी ही थी। तो उसको लगता है कि शायद पैगी की भी चित्र बनाया होगा। पैगी के पास जाती है तो देखती है कि पैगी की ड्राइंग भी वो उसने बनाई थी, मतलब बांडा की जो दो ड्रेसेस थी जो उसने मैगी और पैडी को गिफ्ट दी थी, वो बिल्कुल वैसी ही उसमें मैगी की और पैडी की ही ड्राइंग उसने बनाई थी। कुल मिला के ये दोनों चीज़ों में 100 ड्रेसेस बनो, और क्योंकि दोनों की स्टोरी मैंने बता दी है। और ये इस कहानी हमें बताती है कि हम कैसे वर्तमान में हमारी क्या पोजीशन है, ये डिसाइड नहीं करता हम गरीब हैं अमीर हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि हम कैसे इंसान हैं, हमारा टैलेंट है। अगर आज हम गरीब हैं, अगर हम टैलेंटेड हैं, तो कल हम अमीर ही हो जाएंगे, जैसा कि बांडा के साथ हुआ। ठीक है, तो अब ये 100 ड्रेसेस 2 है, इसकी स्टोरी मैंने इसी के साथ ही बता दी। उसके एलेनोर एस्टरसी उसके ऑथर हैं, तो एक ही रखना। उसके बाद अच्छा, ये जो द एनिमल पोएम है वो हमारी हट गई थी। एनिमल जो पोएम है, जो मैंने अभी बताया कि पोइट कहता है, ये वो पोएम है, इसका वॉल्ट विटमैन इसके पोइट हैं। ये बताता है कि पोइट इसमें क्या होता है कि एनिमल वो कहता है कि जानवर जो हैं वो इंसानों से अच्छे हैं, मैं इंसानों के साथ रह रह के थक गया हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं जानवरों के साथ रहना चाहता हूँ। जानवर अब गलतियाँ करके ऊपर पछताते नहीं हैं, जानवर पसीना नहीं बहाते, जानवर रोते नहीं हैं, जानवर किसी के सामने झुकते नहीं हैं, जानवर बेमतलब का ज्ञान नहीं देते हैं, जानवर एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते हैं, जानवर बहुत शांत होते हैं, संतुष्ट होते हैं, पीसफुल होते हैं, और इसलिए मैं भी जानवरों के साथ रहना चाहता हूँ। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना, एनिमल और वॉल्ट विटमैन इसके पोइट हैं। उसके बाद है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलक इंडिया। इसमें 3 हिस्से हैं। सबसे पहला जो हिस्सा है, अ बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, अ बेकर फ्रॉम गोवा, इसके ऑथर हैं लूसियो रोड्रिगीज। ठीक है, लूसियो रोड्रिगीज इसके जो ऑथर हैं। एक्चुअली ये बताते हैं कि पहले जब पुर्तगीज़ दिनों में जो आज भी गोवा के लोग हैं वो पुर्तगाली दिनों को याद करते हैं, उस समय जो पाव रोटी का बहुत वो था, जो बेकर था ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करता था उन दिनों। क्या होता था, जो बेकर हुआ करता था, हर गांव में एक बेकर का बेकरी होती थी, बेकर की भट्टी होती थी, क्योंकि जो पाव रोटी है ना उसका बहुत रिवाज था। अगर लड़की की सगाई हो तो माँ को सैंडविच बनाना होता था, ये रिवाज था। तो खाने पीने का एक हिस्सा था, अलग अलग आकार की गोल चूड़ियों जैसी पाव रोटी बनती थी। तो जब पुर्तगीज दिन थे जब पुर्तगालियों का शासन था, उस समय बेकर को वहाँ पेडर कहते थे। उसकी एक जो ड्रेस होती थी, एक लंबी सी फ्राक होती थी घुटने से नीचे तक, जिसे कवाई कहते थे। वो 2 बार आता था। पहली बार सुबह सुबह आता था, पहले देने के लिए, चूंकि बच्चे भागते थे लेकिन बड़ों को दिए जाते थे। उसका जो बेकर का हिसाब था तो वो ये पहले रोज पैसे नहीं लेता था, महीने में एक बार हिसाब करवाने आता था, और पेंसिल से दीवार पर लोग उसका हिसाब रखते थे। ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर वाला ऐसे बेकर आता था, पेडर कहते थे उसे, गठीले बदन वाला होता था। ठीक है, पहले जाता था, सबको बेचता था, वापस लौट के आता था। अब बच्चों को क्या लगाव था, बच्चों को लगाव था उसकी गोल गोल चूड़ियों वाली रोटी से। जब बच्चे उनसे कहते कि भाई, हमसे कहते कि बाद में खाना ब्रश करके, तो हम कहते थे कि ब्रश, के बच्चे मन में सोचते थे कि कभी शेरों ने कहा ब्रश किया है, तो वो ब्रश नहीं करके भी ऐसे ही खाना चाहते थे। फिर बाद में वो कहता, जब मैं बच्चा था, ये तो पुर्तगीज दिनों में तो वो कवाई था, एक फ्राक थी उनकी जो पहनते थे, लेकिन बाद में जब मैं बड़ा हुआ तो फिर वो ट्राउज़र और शर्ट पहनने लगे, लेकिन शॉर्ट शर्ट होती थी और शॉर्ट ही ट्राउज़र होता था घुटने से नीचे तक। आज भी अगर कोई घुटने से नीचे तक पैंट पहने, जो फुल हाफ भी ना हो, फुल भी ना हो, घुटनों से नीचे हो और फुल से थोड़ा छोटा हो, तो कहते हैं कि इसने पेडर जैसे कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताता है। फिर कुर्ग एक जो है मैंगलोर के पास में, मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक टापू है, जहाँ पर लोग कुर्ग जो बहुत ही अच्छी जगह है, लोग वहाँ घूमने फिरने जाते हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम यूनानियों के वंशज हैं, हम अरबियों के वंशज हैं। कहते हैं सिकंदर के जब यहाँ भारत आया तो उसकी एक टुकड़ी समुद्र किनारे यहाँ तक पहुँच गई, साउथ इंडिया तक, बाद में लौट नहीं पाई, तो वो लोग वहीं सेटल हो गए, वहीं शादियाँ की। वहाँ की मुख्य फसल के क्या कहते हैं, जो कॉफ़ी है, हाथी, बंदर, लंगूर ऐसे जानवर हैं। एडवेंचरस स्पोर्ट्स ये लोग खेलते हैं, जो यहाँ पर जो टूरिस्ट वगैरह जाते हैं तो उनको माउंटेन बाइकिंग वगैरह, माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह ऐसे एडवेंचरस साहसिक काम खेल खिलवाते हैं। ठीक है,
ये सारी चीज़ें हैं और वहाँ के लोग लंबे चौड़े होते हैं, ठीक है, और अच्छे होते हैं देखने में, कहानियाँ अपनी सुनाते हैं पुरानी। कॉफ़ी वगैरह, कॉफ़ी वहाँ की मेन फसल है। हाथी, जानवर, लंगूर, बहुत अलग अलग तरीके के लंगूर वगैरह वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके इसके जो लेखक हैं वो हैं लोकेश अबरोल, ठीक है, लोकेश अबरोल। उसके बाद इसी का तीसरा पार्ट है ट्री फ्रॉम आसाम। इसमें बताया गया है दो लोग हैं, दो स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पढ़ते हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं, और इसके बारे में इसकी जानकारी है। हाँ, उसके बाद जो चैप्टर है, पोएम है हमारी द ट्रीज। एक्चुअली एडर ने, रिच ने इसे लिखी है। ट्रीज है एक्चुअली में बताती हैं कि हमने जंगलों को काट दिया है और घरों में पौधे लगा रहे हैं, शहरों के अंदर पौधे लगा रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। जहाँ पौधे कहाँ होने चाहिए, जंगल में होने चाहिए। आज जंगल ऐसे हो गए हैं, इतने पेड़ कट गए हैं कि सूर्य की धूप पड़ती है तो कहीं छाया भी नहीं दिखती है, ऐसा लगता है कि पेड़ हैं ही नहीं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, शहरों के अंदर पेड़ लगा रहे हैं, घरों के अंदर गमले लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। तो वो कहती हैं कि आज ऐसा लगता है जैसे ये पेड़ जो हैं वो बाहर की तरफ भाग रहे हैं, दीवार की तरफ इठ गए हैं बेचारे बाहर निकलने के लिए, खिड़की से धूप की तरफ भाग रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो ये अत्याचार है कि हम जंगली जानवरों को और पेड़ों को कैद करके रखा है। जो पेड़ों को जंगल में होना चाहिए तो जंगलों को ख़त्म नहीं करना चाहिए। जंगल काट के हम मकान बना रहे हैं, जंगल काट के खेती की ज़मीन ख़त्म कर रहे हैं, और पेड़ों को घर की सजावट के लिए अंदर पेड़ों को लगा रहे हैं। तो फिर क्या पेड़ क्या हो रहे हैं, बाहर की ओर निकल रहे हैं, जैसे दीवारें चटक रही हैं, उनकी धूप की उनको उनकी तलाश है। चंद्रमा ऐसा दिख रहा है जैसे टूट गया हो, चटक गया हो, ठीक है, उन पेड़ों की वजह से। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअल में ये कहना ये है कि जो ट्रीज़ हैं, वनों को नहीं काटना चाहिए, हमें पेड़ वहाँ लगाने चाहिए जहाँ पेड़ होने चाहिए। घरों में पेड़ लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप घरों में पेड़ लगा रहे हैं, अल्लाह आप क्या कर रहे हो, आप उन्हें कैद कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो है सरमन एट बनारस। बनारस में उपदेश। एक्चुअली भगवान बुद्ध के बारे में चैप्टर है। भगवान बुद्ध बनारस में थे, तभी वहाँ एक लेडी थी जिनका नाम था किसा गौतमी। उनके इकलौता बेटा था जिसकी डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ हो जाती है तो बेचारी वो घर घर जाती है सबसे दवाई मांगने के लिए, कुछ ऐसा दे दो, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई है। अब होता क्या है कि जब घर घर जाती हैं सभी लोगों को लगता है वो पागल हो गई हैं, क्योंकि बेटे की मौत से बावली हो गई हैं, पागल हो गई हैं। तभी कोई उन्हें मिलता है कि वो कहते हैं कि यहाँ गौतम बुद्ध रुके हुए हैं, तुम उनके पास जाओ। अगर तुम उनके पास जाओगी तो शायद हो सकता है कि वो जिंदा कर दें, बहुत वो आपके बेटे को ठीक कर दें। तो वो गौतम बुद्ध के पास जाती हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैया मैं ठीक तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, कुछ सरसों के दाने लाने पड़ेंगे गांव के किसी घर से। वो कहती हैं ठीक है मैं ले आऊँगी। वो कहते हैं थोड़ा रुक जाओ, ले तो आओगी लेकिन ऐसे घर से लेके आना उससे पूछ लेना कि उसके घर में किसी की मौत ना हुई हो। अब ये बात वो समझ नहीं पाती हैं, भड़बड़ाहट में तो भागती हैं गाँव की तरफ, घर घर जाती हैं। दाने तो हर कोई दे देता है, लेकिन जब दाने हर कोई दे देता है, लेकिन जब वो पूछती हैं कि क्या आपके घर में किसी की मौत तो नहीं हुई, तो ऐसा कोई भी घर नहीं था जहाँ किसी की मौत ना आई हुई। किसी ना किसी की मौत तो हुई ही थी, किसी के दादा की, किसी की दादी, किसी भाई की, किसी की बहन की, किसी के पुत्र की, हर किसी की, किसी ना किसी की, हर किसी की मौत हुई थी। ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ मौत ने दस्तक ना दी हो। इस बात से पूरा दिन हो जाता है, भटकती रहती हैं। आखिर में रात हो जाती है, सड़क किनारे बैठ जाती हैं, लाइट जो जल रही थी वो बुझ जाती हैं। तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि मैं कितनी स्वार्थी हो गई। संसार में ऐसा कोई घर नहीं है, कोई नहीं है जिस घर को मौत ने ना छुआ हो, मौत तो सभी की आई है। ये बात से उन्हें रियलाइज़ होता है कि चलो ठीक है, तो फिर मेरे बेटे की मौत हो गई। ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी इन शहर की लाइटों की तरह है जो जल रही थी और फिर बुझ गई। ऐसे जीवन होता है जो लोग आते हैं और फिर जाते हैं। इस तरीके से भगवान बुद्ध उनको शांत करते हैं, उनको शांति देते हैं और उनको समझाते हैं, एक बहुत बड़ा ज़िंदगी का लेसन देते हैं, ठीक है। इसके जो ऑथर हैं वो हैं, ठीक है, इसके, हाँ, तो ये सारी बातें हैं इसके बारे में। उसके बाद जो हमारी पोएम है जिसका नाम है फॉर N.A. ग्रेगरी, और इसके हैं विलियम बटलर ईट्स। इसके विलियम बटलर WB ईट्स, विलियम बटलर ईट्स इसके पोएट हैं। एक्चुअली एक लड़की के बारे में, एक जो लड़की है उसके बाल बहुत सुंदर हैं, लड़की बहुत सुंदर है, उसके बाल यहाँ तक लहरा रहे हैं, पूरी चारों तरफ से घेर रखा है, जैसे किसी किले को उसकी दीवार घेरती है ऐसे उसके बालों ने उसे घेर रखा है। अब वो जो लड़की है वो चाहती है, तो इस बात को, इस लड़की को देखकर जो एक लड़का है वो एक्चुअल में दुखी हो जाता है। वो दुखी क्यों हो जाता है? क्योंकि लड़की इतनी सुंदर है, तो उसे लगता है कि शायद ही उसे ये लड़की मिल पाएगी, शायद ही वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी।
तो इसलिए वो दुखी हो जाता है। लेकिन लड़की क्या चाहती है? लड़की चाहती है कि तुम उसके बालों से, उसकी सुंदरता से उसे पसंद मत करो, उसके गुणों से उसे पसंद करो, उसकी क्वालिटी से उसे पसंद करो। तो क्योंकि क्या होता है कि रूप रंग ये तो सब कभी ना कभी बदल ही जाएगा। आज बाल नीले हैं, आज बाल सुनहरे हैं, कल काले हो जाएंगे और 10 रंग में हम इसे रंग लेंगे। तो ये तो बदलते रहते हैं। तो बदलने वाली चीज़ों से अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, अगर तुम मुझे पसंद करते हो, तो तुम मेरे गुणों से मुझे पसंद करो। तो पोएट कहता है कि दुनिया में 2 ही लोग ऐसे हैं जो तुम्हें तुम्हारे गुणों से पसंद करेंगे, तुम जैसे हो वैसा तुम्हें पसंद करेंगे। वो एक है भगवान और दूसरे हैं तुम्हारे माँ बाप। इनके अलावा दुनिया में हर कोई तुम्हें तुम्हारे बाहरी दिखावे से ही पसंद करता है, कोई भी तुम्हें तुम्हारे अंदर के गुणों से नहीं देखता है। केवल भगवान और केवल माँ बाप ऐसे हैं जो भगवान जो है वो तुम्हें वैसा ही स्वीकार करेगा जैसा कि तुम हो। बाकी बाहर की दुनिया में ऐसा मिलना, कोई इंसान मिलना मुश्किल है जो तुम्हें तुम्हारे गुणों के लिए पसंद करे, वो तुम्हें तुम्हारे बाहरी दिखावे के लिए ही पसंद करेगा। तो ये कहानी है एक लड़की की सोच। लड़की चाहती है कि लोग उसे, उसके जो उसको जो इंसान जो लड़का है वो उसे उसकी अच्छाई के लिए, उसके गुणों के लिए पसंद करे, ना कि उसके शरीर के लिए, ना कि उसकी सुंदरता के लिए, ना कि उसके बालों के लिए, जबकि ऐसा होना मुश्किल है। ठीक है, बाकी ये जो चैप्टर हैं वो तो, ये जो प्रपोजल वगैरह वो तो इस साल हट गए हैं, तो इनकी अभी समरी हम नहीं करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आ जाइए, अब हम बात कर रहे हैं हमारी दूसरी बुक जो है फुटप्रिंट विदाउट फीट। ठीक है, तो इसका फर्स्ट लेसन जो है, जो हमें करना है फुटप्रिंट विदाउट फीट का, वो है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रायम्फ मतलब होता है जीत, सर्जरी मतलब जानते हो शल्य चिकित्सा। इसके जो ऑथर हैं जेम्स हैरियट हैं, एक वेटरनरी डॉक्टर हैं, मतलब जानवरों के डॉक्टर हैं, जानवरों के डॉक्टर हैं। अब इसमें एक लेडी हैं मिसेस पंफ्रे, और मिसेस पंफ्रे का एक कुत्ता है जिसका नाम है ट्रिकी। मिसेस पंफ्रे बहुत अमीर लेडी है, बहुत अमीर महिला हैं, और कुत्ते से बहुत प्यार करती हैं, चूँकि अकेली रहती हैं। तो अब क्या है कि उसके डॉक्टर हैं जेम्स हैरियट। एक बार वो अब जब हम ट्रिकी को लेकर जेम्स हैरियट के पास गई थी, तो हैरियट ने कहा था कि इसको एक्सरसाइज वगैरह कराया करो, उसके खाने पीने, इसकी डाइट कम करो। लेकिन चूँकि क्या है, वो उसे बहुत प्यार करती हैं, तो उसे केक खिलाना, उसे चॉकलेट खिलाना, उसको और भी पता नहीं क्या क्या मिठाई खिलाना, आइसक्रीम, पता नहीं क्या क्या खिलाती हैं, वाइन पिलाती हैं। उसके अलग अलग, हर दिन के अलग कपड़े हैं, अलग कोट है, अलग गद्दे हैं, अलग अलग बॉल है, डिनर का अलग है, लंच का अलग है, ब्रेकफास्ट का अलग है। मतलब वो कुत्ता रईसों की ज़िंदगी जीता है। लेकिन अब वो क्या, सबसे बड़ी समस्या क्या है उस कुत्ते के साथ, वो लालची बहुत है। मतलब उसको जब भी तुम खाने को दो, वो खाने को बैठ जाएगा। उसको ऐसा नहीं है कि भैया पेट भरा है तो नहीं खाएंगे, आधी रात को जगा के भी उसको खाने को दो तो खाने को बैठ जाएगा। अब क्या हुआ कि जेम्स हैरियट अपनी गाड़ी से जा रहे होते हैं, और मिसेस पंफ्रे जो है वो टर्की को मॉर्निंग वॉक करा के ला रही थी। तो टर्की ऐसा भयंकर फूल गया है, मोटा हो गया है, उसकी आँख जवान ऐसी बाहर से निकल रही, हाँफ रहा है, लाल लाल आंखें हो गई हैं। तो इसकी बुरी हालत वो खिड़की से जब देखते हैं, बुरी हालत देख के तो वो गाड़ी रुकवाते हैं, और जैसे ही वो बाहर आते हैं मिसेस पंफ्रे पहले डर जाती हैं। उनको लगता है अब ये पूछेंगे कि इसकी ये हालत कैसे हो गई। तो वो कहते हैं मिसेस पंफ्रे कि मिसेस पंफ्रे ये क्या हालत कर रखी है आपने इसकी, आप इसकी डाइट कम नहीं करी, आप इसको एक्सरसाइज नहीं करा रही हो। तो वो कहती हैं अब क्या करें, अब इसका देखो, इसका चॉकलेट बंद नहीं कर सकते, इसको हॉर्लिक्स मिल्क शेक पसंद है वो बंद नहीं कर सकते, अब इसको हॉर्लिक्स भी देना पड़ता है, मीठा केक भी खिलाना पड़ता है बेचारा। तो इसलिए अब मैं एक्सरसाइज करवाती हूँ, देखिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवाती हूँ, बट मैं हैरियट समझ जाते हैं कि कोई एक्सरसाइज नहीं करवा रही हैं। बाद में क्या होता है कि कुछ दिन बाद जो ट्रिकी है वो कभी खाने से मना नहीं करता था, लेकिन आज वो खाने से मना कर देता है, फैल जाता है, चित्त गिर जाता है, घूम नहीं रहता। मिसेस पंफ्रे घबरा जाती हैं, मिस्टर हैरियट को कॉल करती हैं, मिस्टर हैरियट आते हैं, वो कहते हैं देखो भैया इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, और इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, अगर आप हॉस्पिटलाइज नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा। ये बात सुन के मिसेस पंफ्रे बड़े दुख के साथ उसे मिस्टर हैरियट के साथ भेज देती हैं। उसके सारे कपड़े, बर्तन पता नहीं खिलौने मिलौने, गद्दे वद्दे, पता नहीं का सामान भेजती हैं। लेकिन उधर वो हैरियट क्या करते हैं, उसे उनको दूसरे और अस्पताल में तो बहुत सारे कुत्ते थे उनके यहाँ, तो उन कुत्तों के अलग बांध देते हैं, उस पर नज़र रखते हैं। उसको वो जानते थे कि इसकी कोई सर्जरी वर्जरी नहीं, बस इसका खाना कम करो। तो उसका डाइट एकदम बंद कर दो, 3 दिन तो खाने कुछ नहीं देते। फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो वो धीरे धीरे कुत्तों में घुल मिल जाता है, उनके साथ घूमने फिरने लग जाता है, और अब धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है, क्योंकि उसको कुपच हो गई थी, कहें कि खाना ज़्यादा हो रहा था, फूड पॉइजनिंग हो रही थी। उसके बाद मिसेस पंफ्रे ना रोज़ उसके लिए अंडे, वाइन, केक, पता नहीं काका भेजती थी। मतलब मिस्टर हैरियट ने भी कभी इतना नहीं खाया होगा। तो अब वो उस कुत्ते को नहीं खिलाते थे, वो सब वाइन सब पूरा स्टाफ मिलके पार्टी करते थे, अंडे खाते थे, केक खाते थे, बढ़िया वाइन पीते थे, चित्त था। अब उनका ऐसा मन करने लगा था कि ट्रिकी को हमेशा के लिए अपना मेहमान बना लो। अगर इसको हमेशा के लिए मेहमान बना लिया तो फिर कभी कोई टेंशन ही नहीं होगी, खाने पीने की चीज़ों की कोई किल्लत ही नहीं होगी, कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो अब इस तरीके से, लेकिन धीरे धीरे जब ट्रिकी ठीक होने लगा, अब फिर लेकिन चूंकि वो एक डॉक्टर थे तो ऐसा तो कर नहीं सकते थे,
फिर वो मिसेस पंपरे को एक दिन मिसेस पंपरे का कॉल आता है कि कैसा है वो, तो वो कहते हैं आ जाइए, मैं आपको कॉल करने वाला था, ले जाइए, ठीक हो गया। मिस पंपरे को लगता है कि मरू तो नहीं गया बेचारा, तो वो घबरा जाती हैं। वो कहते हैं सही बोलिए मिस्टर हैरियट, क्या वो ठीक है? वो कहते हैं आप आ जाइए। मिसेस पंपरे आती हैं तो वो कहती हैं कहाँ हैं वो, मेरा दिल घबरा रहा है। उधर वो कुत्तों के साथ धक्का मुक्की कर रहा था, क्योंकि वहाँ तो भीड़ लगती थी, सबके बाउल एक लाइन में लगा के खाने के लिए। तो वो जाती है, मिस्टर हैरियट जाते हैं, उसे लेके आते हैं। मिस्टर हैरियट की गोदी से वो जैसे अपनी मालकिन को देखता है, कूद के उनकी गोदी में आ जाता है, उनको चाटने लग जाता है। हालांकि उसे अब यहाँ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और घर पे तो कोई दोस्त नहीं था, लेकिन घर की लग्जरियस लाइफ अलग बात थी। तो फिर मिसेस पंपरे चली जाती हैं, खुश होती हैं, बहुत आंखों में आंसू थे, और वे कहती हैं दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ आ सर्जरी, मतलब ये शल्य चिकित्सा की जीत है। मिस्टर हैरियट बिना ऑपरेशन के उसे ठीक कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, और जेम्स हैरियट इसके क्या हैं, इसके ऑथर हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारी इस बुक का दूसरा, वो है द थीफ्स स्टोरी। इसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। एक्चुअली ये कहानी है एक चोर की, जिसका जो कि अपना नाम बताता है, ठीक है, हरी सिंह। और होता क्या है कि एक अखाड़े में एक व्यक्ति था अनिल, जो कि कुश्ती देख रहा होता है। अब एक चोर जो कि लगभग 15-16 साल का रहा होगा, जिसका जो हमेशा क्या करता था, इसका एक तरीका था, एक मोडस ऑपरेंडी था, मतलब चोरी करने का तरीका। पहले किसी का विश्वास जीतता था, विश्वास जीतने के बाद फिर उसके यहाँ ही काम करने लग जाता था और फिर उसको ही लूट लेता था। उसने सबको लूटा था, गरीबों को, अमीरों को, पावरफुल लोगों को। और उसका अनुभव था कि जो गरीब लोग होते हैं बेचारे, वो असहायता दिखाते हैं, एक्सेप्टेंस स्वीकार करते हैं, अरे यार लुट गए। जो अमीर होते हैं वो डरते हैं, पैसे वाले लोग, लालची लोग होते हैं, वो डरते हैं, लालची लोगों को लूटो तो डरते हैं। और जो पावरफुल लोग होते हैं, अमीर लोग, वो कहते हैं, वो गुस्सा दिखाते हैं कि मेरे को लूट लिया। तो पावरफुल लोग गुस्सा दिखाते हैं, अमीर लोग गुस्सा दिखाते हैं, लालची लोग डरते हैं, घबराते हैं जब लूट जाते हो, गरीब लोग एक्सेप्टेंस शो करते हैं। ऐसे कई लोगों को उसने लूटा था। लेकिन आज वो कहाँ आया, अनिल के पास। उसने अनिल को पहले देख लिया। अब वो आता है, अनिल के साथ मुस्कुराने लगता है। तो अनिल से कहता है कि आप भी पहलवान टाइप के लगते हो। अब अनिल क्या है, पहलवान टाइप का, अनिल तो सीकिया टाइप का आदमी था। तो वो कहता है आप भी पहलवान लगते हो। तो अनिल कहता है हाँ तुम भी पहलवान हो। अब वो अपने आप को देखता है कि मैं पहलवान कहाँ से हो गया। फिर अनिल वहाँ से निकल आता है, वो अनिल के पीछे पीछे आता है। अनिल देख के उससे पूछता है कि क्या कोई बात है क्या? तो वो कहता है मुझे काम चाहिए। अनिल कहता है मेरे पास पैसे नहीं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो वो कहता, अब उसको लगता है कि यार कहीं मैंने गलत मुर्गा तो नहीं चुन लिया, इसके पास तो पैसे ही नहीं है। लेकिन फिर वो कहता है कि आप मुझे खाना दे सकते हो। तो अनिल कहता है तुम खाना बना सकते हो? तो वो कहता है हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। हालांकि वो खाना बना नहीं पाता था। तो अनिल वो ले जाता है। अनिल का एक मिष्ठान भंडार की दुकान थी, जिसके ऊपर अनिल का कमरा था। बाहर बरामदा था, बाहर एक और अंदर कमरा था। तो वो कहता तुम यहाँ सो जाना और खाना बनाना। अब वो खाना बनाता है, लेकिन खाना इतना बकवास बनता है, क्योंकि उसने कभी खाना बनाया ही नहीं था। इतना बकवास बनता है, इतना बकवास बनता है कि भैया अनिल उसको निकाल देता है कि भैया तू जा। लेकिन जब निकाल देता है, लेकिन वो बाहर ही घूमता रहता है। फिर अनिल को उस पर दया आ जाती है, वो उसे बुला लेता है, उसे खाना बनाना सिखाता है। वो कहता है मैं तुम्हें पढ़ना सिखा दूंगा, लिखना सिखा दूंगा। उसका नाम लिखना उसे सिखा देता है। फिर धीरे धीरे वो बाजार जाता है, सामान वामान वही लाता है। 1-2 रुपये उसमें वो गपला भी कर देता है 1-2 रुपये का। अनिल शायद एक स्ट्रगलिंग राइटर था। उसके पास कभी कभी तो बहुत पैसा आ जाता था, कभी कभी बिल्कुल भिखारी से, जब दूसरों से उधार मांगना पड़ता था। जब मस्त मौला आदमी था, उसे पैसे की कोई चिंता नहीं थी। पैसा आता था पूरा लौटा देता था और फिर दूसरे दिन उधार मांगने लगता था। अब हर एक दिन अनिल के पास एक नोटों की गड्डी लेके वो आया और उसने वो नोटों की गड्डी अभी बिस्तर के नीचे लग दी। अब वो चोर जिसने अपना नाम अनिल को हरी सिंह बताया था, इस चैप्टर में भी हरी सिंह है, वो सोचता है कि आज महीना भर हो गया मुझे यहाँ काम करते, आज तो मैं चोरी करके जाऊँगा, बहुत हो गया। अगर चोरी नहीं भी करूँगा तो ये तो वैसे भी ये पैसे उड़ा देने वाला है। तो रात जब वो सो जाता है, चुपके से जाता है, पैसों को निकालता है, अपने पजामे के नाड़े से बांधता है और दौड़ लगा देता है, भागने लग जाता है। अब भागता है। अब उसे पता, स्टेशन की तरफ भागता है। तभी स्टेशन की तरफ जाता है, गाड़ी लखनऊ के लिए जा रही थी। इससे ये पता चलता है कि ये कहानी कहीं की उत्तर प्रदेश की है और इसमें जितने भी पात्र हैं वो अंग्रेजी भाषा नहीं बल्कि हिंदी भाषा बोला करते होंगे, क्योंकि जब जो मेल ट्रेन थी जिसमें वो उसे बैठना था वो लखनऊ के लिए जा रही थी। वो कहता है जैसे मैं उस ट्रेन की तरफ गया, मैंने कभी टिकट नहीं लिया था, आज भी नहीं लिया। जैसे ही मैं उस तरफ गया ट्रेन की तरफ, लेकिन अचानक उसे पता नहीं, वो कहता मुझे क्या हुआ कि मैं ट्रेन में बैठ नहीं पाया। मतलब उस पर मैं बैठ सकता था लेकिन बैठा नहीं, और ट्रेन निकल गई। मैं सुनसान प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, 10:30 बजे का टाइम हो रहा था। मैं लौटा,
बाजार बंद हो चुके थे, 12 बज रहे थे, तो टाउन हॉल के पास जो घंटा घर था मैं वहाँ बैठ गया। अब मैं सोच रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, बारिश होने लगी, पानी से मैं भीग गया, वो नोट भी भीग गए। तभी मुझे लगा कि क्या चोरी करना एक बड़ा काम है, चोरी करना कोई बड़ा काम नहीं है और पकड़े जाना भी बड़ा काम नहीं है। आज चोरी कर रहे, कभी पकड़े भी जाओगे, लेकिन पढ़ लिख के, देखिए अनिल ने उससे प्रॉमिस किया था, अनिल ने उसे उसका नाम लिखना सिखा दिया था, शब्द लिखाने सिखा दिए थे, उसने कहा था मैं तुम्हें वाक्य बनाना भी सिखा दूंगा। तो उसे लगा कि अगर पढ़ लिख के, अगर मैं पढ़ लिख लूँ तो मैं कितना बड़ा आदमी बन जाऊंगा, कितना कुछ कर सकता हूँ। तो इस बात सोच के उसे पढ़ाई ज़्यादा भारी पड़ती है उन पैसों पर। वो पैसे, जो पैसे थे शायद 600 रुपये थे, जिससे वो बहुत अच्छे से यूज़ कर सकता था, क्योंकि पुराने समय की बात है, 600 रुपये बहुत होते थे। तो अब वो लौट के आता है, वापस पैसे जहाँ के तहाँ रख देता है, लेट जाता है। सुबह अनिल जगता है और उससे चाय अनिल ने बना ली थी आज सुबह उठ के, उसको 50 रुपये देता है कि लो ये तुम्हारी तनख्वाह, आपसे मैं तुम्हें रोज़ तनख्वाह दिया करूँगा, हर महीने तनख्वाह दिया करूँगा। अब उसे लगता है अनिल को कुछ पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही उसने देखा तो वो नोट गीला था। अब गीला कहाँ से हुआ, जाहिर सी बात है, रात को वो चोरी करके गया था, वो भीग गया था। अब अनिल ना उससे ये कहता है, अनिल भी समझ जाता है कि इसने चोरी की थी, लेकिन वो जानता है कि ये सुधर गया है, और वो भी समझ जाता है, ना वो कुछ कहता ना ये कुछ कहते, और इस तरीके से ये कहानी खत्म हो जाती है। अब वो कह रहा है कि ना अनिल मेरी ज़िंदगी में आता ना मैं बदलता। तो क्या आप अनिल की जगह होते तो आप क्या करते? आजकल क्या ज़्यादातर जो मालिक होते हैं, जिनके यहाँ नौकरी करने लोग आते हैं, क्या वो अनिल जैसे दयालु होते हैं? नहीं, ऐसे ज़्यादातर लोग नहीं होते हैं। और अनिल चूंकि उसकी शिक्षा को लेके चिंतित था, अनिल चाहता था कि वो सुधर जाए, क्योंकि अगर अनिल उसे सुधरने का मौका नहीं देता तो आज भी वो चोरी ही कर रहा होता। ठीक है, वो है। हाँ, उसके बाद जो हमारा लेसन है वो हमें करना है, वो है फुटप्रिंट विदाउट फीट। H.G. वेल्स ने इसे लिखा है। एक्चुअली ये कहानी है एक ग्रिफिन की। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है। तो पहले समझ लेते हैं कैसा आदमी, बहुत ही चिड़चिड़ा आदमी है, बहुत ही उद्दंड आदमी है, कानून को ना मानने वाला आदमी है। जिस मकान मालिक के यहाँ रहता है उससे उसकी बनती नहीं है, और वो एक रिसर्च कर रहा है कि ऐसी दवा बना रहा है जिससे अगर वो पी लेगा तो वो जो भी पी लेगा उसे वो अदृश्य हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। अब एक दिन वो दवा बन जाती है, वो उसे ट्राई करने के लिए पीता है और अदृश्य हो जाता है। अब अदृश्य हो जाता है तो वो मकान मालिक से बहुत चिढ़ता है, तो वो उसके मकान में आग लगा देता है। इससे पता चलता है वो बिल्कुल लॉलेस आदमी है। अब मकान में आग लगा के वहाँ से भागता है, लोग उसके पीछे भागते हैं, तो उसे अपने सारे कपड़े छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि कपड़े तो दिखाई दे रहे थे, वो गायब हुआ था, कपड़े थोड़े गायब हुए थे, तो कपड़े दिखाई दे रहे थे, इसलिए उसने कपड़े उतार दिए। अब बिना कपड़ों के लंदन की ठंड में ऐसे घूमना तो बहुत मुश्किल था, कीचड़ से शायद निकलता होगा। तो अब दो लड़के हैं जो देखते हैं कि कुछ पाँव के निशान तो बन रहे हैं लेकिन कोई दिख नहीं रहा, तो वो उन पाँव के निशानों को फॉलो करते हैं। एक्चुअली वो गिरफिन ही था जो कीचड़ से निकला होगा, तो चल के तो उसके पाँव के निशान बनते जा रहे थे। वो लड़के फॉलो करते हैं, लेकिन आखिर में जाके वो निशान खत्म हो जाते हैं। अब गिरफिन यहाँ वहाँ घूम रहा होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता क्या करें, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही होती है। तो फिर वो रात को एक स्टोर में घुस जाता है, एक दुकान में घुस जाता है, जहाँ पर वो खाने पीने का सामान भी मिलता है, तो खा पी भी लेता है। इसके अलावा खाना पीना खा लेता, कपड़े वपड़े पहन के आराम से लेटा होता है। अब क्या होता है, सुबह वो काफ़ी देर तक सो जाता है। अब चूंकि काफ़ी देर तक सो जाता है, 9-10 बज जाते हैं, तब तक स्टाफ के लोग अगर वो पहले ही जग जाता तो आराम से भाग जाता वहाँ से, लेकिन अब लोग आ जाते हैं। जब उसे लोग देखते हैं तो भैया वो कपड़े तो दिख रहे हैं लेकिन वो नहीं दिख रहा, वो भागता है, वो लोग उसके पीछे जाते हैं। जब वो पीछे जाते हैं तो वो सारे कपड़े उसे फिर निकालने पड़ते हैं, फिर ठंड में बिना कपड़ों के हो गया। इस तरीके से वो परेशान हो जाता है। फिर वो क्या करता है, एक ऐसी जगह जाता है जहाँ नाटक वगैरह होता थे, तो नाटक वगैरह सेंटर्स की दुकानें थी नाटक की, तो वो वहाँ से जाता है, वहाँ से कपड़े मुस्टैचेस वगैरह पाता है, वो पूरे मुंह पर टैप लगा लेता है, कपड़े पहनता है और पैसे चोरी भी कर लेता है बहुत सारे। तो उधर जाके वो एक गांव में एक इन का मतलब होता है INN, इन का मतलब सराय, एक धर्मशाला में एक बुक करता है, वहाँ जाके रहने लग जाता है। बड़ा अजीब सा लगता है जो वहाँ की मालकिन थी, लेकिन चूंकि वहाँ पे कोई आता जाता नहीं था तो उन्हें लगता है बढ़िया है, कोई तो मिल गया। इस समय तो कहाँ ग्राहक आने वाले थे, तो उसे क्या कहते हैं रहने देती हैं। लेकिन अब कुछ दिन बाद वो उससे फैमिलियर होने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी उनसे फैमिलियर होने की कोशिश नहीं करता। वो कहता है मैं यहाँ शांति के लिए आया हूँ, काम करने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझसे बात मत करो। उसके बाद फिर क्या होता है कि एक दिन उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो वहीं बगल में एक क्लर्जीमैन मतलब साधु रहता था, वो उसके घर जाता है, पैसे निकाल रहा होता है। उनके स्टडी में खन खन की आवाज़ आती है। जब वो जाते हैं स्टडी मतलब पढ़ने का रूम, वहाँ खन खन की आवाज़ आ रही होती है, तो वो उसके अंदर जाते हैं, देखते हैं वहाँ कोई था नहीं। तभी एक उनके वहाँ उन पर हमला करता है किसी चीज़ से, और वो दिखता नहीं है, वापस से वो आ जाता है। अब जो उसकी सराय की मालकिन थी, वो उसके कमरे में जब जाती हैं तो चोरी की खबर फैली चुकी थी कि मैं क्लर्जीमैन के यहाँ चोरी हो गई। वो देखती हैं कि वहाँ पर वो खड़ा हुआ है, तो कोई नहीं था, कपड़े रखे हुए थे। तो वो क्या करता है, कुर्सी उठा, वो कहता है तुम जानती हो मैं कौन हूँ। उसकी तरफ कुर्सी उसके ऊपर उछालता है, वो कुर्सी उनकी तरफ आती है, वो भड़बड़ा जाती हैं। उनको लगता है कि शायद ये भूतिया कुर्सी हो गई है, भूत आ गया है, और उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहानी थी जिसके H.G. वेल्स इसके राइटर हैं। उसके बाद है द नेकलेस। ठीक है, द नेकलेस।
हाँ, द नेकलेस कहानी है, ठीक है। तो ऑथर हैं द नेकलेस के, नेकलेस मतलब हार जानते होगे, गाय डी मोपसेंट। एक्चुअली एक फ्रेंच राइटर हैं ये, इनकी स्टोरी है। एक्चुअली एक कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है मेटिल्डा। मेटिल्डा बचपन से ही बहुत एम्बिशियस है। एम्बिशियस मतलब बड़े बड़े सपने हैं उसके कि मेरी शादी होगी, किसी बड़े कोई राजकुमार टाइप का आएगा, मुझसे शादी करेगा, महल जैसा घर होगा, मैं जाऊंगी तो हज़ारों लोग रिसीव करेंगे, कैसे पर्दे होंगे, कैसा कारपेट होगा, कैसा क्या होगा, ऐसे बड़े बड़े सपने थे। वो बड़ी बड़ी बातें करती थी। लेकिन उसकी चूंकि उसके पिताजी एक छोटे से क्लर्क थे, तो उनके पास इतना पैसा तो था नहीं कि वो दहेज, बहुत सारा दहेज दे सकें। इसलिए वो उसकी शादी कर देते हैं मिस्टर लॉसेल से। मिस्टर लॉसेल भी पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक क्लर्क था। तो अब उसका घर तो बहुत छोटा, 2 कमरों का किराए का मकान था। जब वो उस घर में जाती है तो उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं, उसका मन खराब हो जाता है। उसकी अंतरात्मा उसे कचोटती है कि तुम ये ज़िंदगी जीने के लिए नहीं बनी हो, तुम क्यों यहाँ रह रही हो। पुरानी कुर्सियाँ, भद्दे पर्दे, पिटी क्रॉकरी, पुराने बर्तन, टूटे फूटे, ये सब चीज़ें उसे चिढ़ाती नहीं। लेकिन एक ही चीज़ अच्छी थी, वो ये कि लॉसेल जो था बहुत अच्छा इंसान था। वो उसकी कदर करता था, वो उसके सेंटीमेंट को समझता था, वो जानता था कि मजबूरी में इसने मुझसे शादी करी। तो हमेशा उसकी कोशिश रहती थी कि उसे खुश रखे। उसने एक नौकर भी रखा था ताकि मेटिल्डा को काम ना करना पड़े। लेकिन मेटिल्डा खुश नहीं होती थी। मेटिल्डा ने अपने सारे दोस्तों से नाते तोड़ दिए थे, क्योंकि अब उसको लगता था कि बड़ी बड़ी बातें मारती थी, क्या कहेगी। अब एक दिन लॉसेल के ऑफिस में जो उनका मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर, वो क्या करते हैं, एक बॉल पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। बॉल डांस होता है, तो बॉल पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके कुछ पासेस थे। लॉसेल को तो इंटरेस्ट नहीं था, पासेस इतने भी नहीं थे कि सबको मिले, लेकिन लॉसेल जुगाड़ लगा के एक ले लेता है। उसको लगता है कि मेटिल्डा खुश होगी। वो घर आता है उस लिफाफे को, पास को लेके, मेटिल्डा खुशी खुशी कि वो सरप्राइज होगी। जब मेटिल्डा को देता है तो मेटिल्डा रोने लग जाती है और वापस कर देती, कहती मुझे नहीं जाना, इसे इसे काम करो, किसी अपने कलीग को दे दो, किसी दोस्त को दे दो, वो चला जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो लेकिन लॉसेल मैं नहीं जाऊँगी। तो लॉसेल पूछता है कि क्यों नहीं जाओगी, तुम्हें मुझे तो लगा था तुम बहुत खुश होगी, तुम रो क्यों रही हो, क्यों नहीं जाओगी। तो वो बताती है कि मैं क्या पहन के जाऊँगी, मेरे पास ना ज्वेलरी है, ना अच्छे कपड़े हैं। तो वो कहता है कि कितने, एक ड्रेस ले लो, गाउन कितने पैसे की। तो वो कहती है डर के कि 400 फ्रैंक्स, फ्रैंक्स वहाँ की करेंसी का नाम है, 400 फ्रैंक्स। वो उसको कहता है कि ठीक है लो 500 ले लो, गाउन ले लो। और दूसरा फिर उसे सलाह देता है कि तुम फूलों का ज्वेलरी के लिए तो फूलों की ज्वेलरी लगा पहन लेना, तुम तो इतनी सुंदर हो। हाँ, ये बात जरूर थी, मेटिल्डा बहुत सुंदर थी, बहुत नहीं बहुत सुंदर थी। तो उसको हक भी था कि वो ये सारे सपने देखे। तो वो कहता है कि तुम तो वैसे इतनी सुंदर हो, ज्वेलरी की जगह क्या पहनना, तुम तो फूल वगैरह के एक हार बना के पहन लेना। तो वो इसका मजाक उड़ाती है कि हाँ तुम यही पहना पाओगे, मुझे और कुछ नहीं। फिर वो उसे कहता है तो एक काम करो, अपनी किसी फ्रेंड से ज्वेलरी मांग लो। ये बात उसे जम जाती है। तो उसकी एक पुरानी फ्रेंड थी, स्कूल फ्रेंड थी, जो उसके साथ कॉन्वेंट में थी, मैडम फ्रॉस्टियर। तो मैम फ्रॉस्टियर के पास वो जाती है। फ्रॉस्टियर से कहती है कि मुझे एक फेवर चाहिए, मुझे एक कोई ज्वेलरी अगर तुम्हारे पास हो तो दे दो। तो वो उसे अपना पूरा बक्सा खोल के रख देती है उसके सामने के, ले लो कोई भी। लेकिन उसको कोई पसंद नहीं आता। फिर वो एक डायमंड नेकलेस लाती है और वो उसे पसंद आ जाता है। अब डायमंड नेकलेस पहन के मिसेस लॉसेल, मतलब मेटिल्डा, और उसका और मिस्टर और लॉसेल दोनों जब उस बॉल पार्टी में जाते हैं, टैक्सी से जाते हैं, तो ये टैक्सी पहले ही रुकवा देती कि पहले उतर जाओ। अब क्यों रुकवा देती पहले, कि मतलब इसको लगता है, ये दिखावा में ज़्यादा बिलीव करती थी कि अगर उधर जाएंगे सब लोग देखेंगे टैक्सी से आए तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पहले उतर जाते हैं। अब जब पार्टी में पहुंचते हैं तो वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि मंत्री संतरी, बड़े से बड़े लोग, हर कोई उससे बात करता, आइए मैडम, आइए मैडम, आइए मैडम। कोई उसके डांस करना चाहता, कोई उससे दोस्ती करना चाहता। ये जिंदगी थी जो मेटिल्डा जीना चाहती थी। और मेटिल्डा पार्टी में खो जाती है। लॉसेल उससे कहता है कि मैं यहीं बगल वाले कमरे में सो रहा हूँ, जब तुम फ्री हो जाओ तो मुझे बता देना। पार्टी चलती है सुबह 4 बजे तक। सुबह 4 बजे मेटिल्डा उसके पास जाती है और कहती है पार्टी खत्म हो गई, चलो चलते हैं। तो दोनों निकल के आते हैं। वो कहता है मैं कैब बुक कर दूँ, मतलब टैक्सी ले लूँ। तो मैं कहती नहीं, टैक्सी यहाँ से नहीं, दूर से लेंगे। अब फिर भी यही बहाना था उसका कि यहीं से लेंगे तो सब देखेंगे कि टैक्सी से आए। एक्चुअल में बॉल नाइट में जो उसने एंजॉय किया, जो उसे भाव मिला, जो उसकी आओ भगत हुई, ये जिंदगी वो हमेशा से जीना चाहती थी। अब वो जब पार्टी से बाहर निकल के वॉक करते जा रहे होते तो गले पे नजर पड़ती है। तो वो पूछता है कि मेटिल्डा तुम्हारा नेकलेस कहाँ है। अब नेकलेस नहीं था, वो कहीं गिर गया। अब बेचारा वो भाग के आता है, पूरा हॉल छानता है, टैक्सी ऑफिस जाता है, उसको फोन करता है, पुलिस में कंप्लेन करता है, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो हार नहीं मिलता। अंत में मेटिल्डा कहती है कि नया हार खरीदो और वापस फर्स्ट ईयर को वापस करेंगे, नया हार खरीदो। जब वैसा ही हार खरीदने जाते हैं तो रॉयल पैलेस शॉप करके एक जगह, एक दुकान थी जहां पर वो हार मिलता वैसा ही, उसकी कीमत थी 40,000 फ्रैंक। लेकिन जब मोल भाव करता है तो 36,000 में वो डन कर लेता है। लेकिन 36,000 फ्रैंक भी उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। उसके बाद टोटल 18,000 फ्रैंक थे, 18,000 फ्रैंक थे जो उसके पिता ने उसे विरासत में दिए थे, उसने इनहेरिट किए थे पिता से, विरासत में मिले थे। बाकी 18,000 लोन लेना पड़ता है, और वो भी लोन किससे, साहूकारों
से, बैंक से नहीं, जिसकी ब्याज दर इतनी ज़्यादा थी, इंटरेस्ट इतना था कि अब रोज़ हर महीने जो ईएमआई देनी थी, उस चक्कर में लॉसेल को अपना वो 2 कमरों का घर छोड़ना पड़ा, नौकर हटाना पड़ा, मैटिल्डा को सारे काम खुद करने पड़े, खाना बनाना, बर्तन धोना, पानी लाना, एक एक सस्ते कपड़े पहनना, एक एक पैसे के लिए मोल भाव करना, लॉसेल को ओवरनाइट काम करना पड़ता, सॉरी ओवर टाइम काम करना पड़ता था, इवनिंग में, नाइट में। एक क्रम 10 साल तक चला। 10 साल में ये लोग लोन चुका पाए, लेकिन 10 साल में जितनी मैटिल्डा जितनी सुंदर थी उतनी बेकार लगने लगी। चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई, बाल रूखे सूखे हो गए, आवाज़ भारी हो गई, मतलब ये सब मेहनत करके उसका सारा चार्म चला गया, सब खत्म हो गया। अब केवल उसके पास एक ही चीज़ थी याद करने के लिए, वो प्यारी यादें। कौन सी प्यारी यादें? उस बॉल नाइट की, और उसी वजह से उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हुई थी। अब 10 साल बाद वो मैम फ्रॉस्टियर से फिर से मिलती है, तो फ्रॉस्टियर उसको पहचान नहीं पाती। वो कहती है, मैटिल्डा क्या हाल बना रखा है, क्या किया तुमने, ये क्या हो गया तुम्हें? तो वो कहती है कि भैया ये तुम्हारे वो नेकलेस की वजह से हुआ, मुझसे नेकलेस खो गया था, इसलिए मुझे दोबारा दूसरा खरीदना पड़ा, और उसके लोन चुकाने के चक्कर में ये हुआ। तो वो कहती, तुम पागल हो गई हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम मुझे बताती तो वो तो नकली नेकलेस था 500 रुपया का। ये सुनते ही मैटिल्डा के पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाती है, उसको कुछ कहते नहीं बनता है, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब इससे सीखने उसको मतलब समझ में नहीं आता कि अब क्या करूं। और इसलिए ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर गलती हुई है तो उसे स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, बताओ, और फिर चले भले ही उसका हर्जाना भर दो, सच्चाई पे रहो, छुपाओ मत बात। अगर मैटिल्डा सीधा फ्रॉस्टियर से जाके बोल देती कि मुझसे तुम्हारा हार खो गया है, अब तुम बताओ कितने हर्जाना दे दूं, तो पता चल जाता कि 500 का ही हार था, वो तो नकली हार था। तो जो उसके साथ ऐसा हुआ वो नहीं होता, उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती, उसके पति की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। अब अगर मैं क्वेश्चन करूं, अगर ये सवाल उठता है कि क्या लॉसेल की वजह से मैटिल्डा का ये हाल हुआ? नहीं, लॉसेल तो बेचारा मैटिल्डा के चक्कर में रगड़ गया बुरी तरीके से, बल्कि मैटिल्डा का दिखावा, उसका शो ऑफ करना, उसका दिखावा वाली जिंदगी जीना, अमीरों जैसा दिखना, ये सारी चीजें जो थीं वो उसके र्यून, उसकी बर्बादी का कारण बनी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लेसन है, इसका लेसन है जो लास्ट लेसन है कहें इस साल के लिए, और तो बाकी सब हट गए हैं, वो है भोली। इसे लिखा है AK अब्बास ने, अच्छे से याद कर लेना। भोली कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका लोग उसका नाम था सुलेखा, लेकिन उसे भोली भोली लोग कहते हैं। होता क्या है, एक गांव है जिसका नंबरदार है रामलाल। रामलाल नंबरदार है। अब नंबरदार पहले क्या होता था, नंबरदार सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे, लगान मकान वसूल करा करते थे। तो रामलाल एक सरकारी नौकर है, अच्छा खासा किसान है, घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, 7 बच्चे हैं। उन 7 बच्चों में चौथी सबसे छोटी लड़की है, क्या जिसका नाम है, चौथी लड़की है जिसका नाम है सुलेखा, और लोग कहते हैं भोली भोली। जब सुलेखा पैदा हुई थी तो बहुत सुंदर थी, लेकिन क्या हुआ कि वो एक दिन खटिया से नीचे गिर गई तो उसके सिर में चोट लग गई। अब सिर में चोट लग गई तो क्या होता है कि बेचारी हकलाने लगी, बोल नहीं पाती, मतलब थोड़ा सा दिमाग कमज़ोर हो गया, और बोलना भी उसने काफ़ी दिन बाद सीखा, और बोलती भी हकला के थी। उसी पर फिर उसे चेचक की बीमारी हो गई, तो शरीर पर चेचक के दाग हो गए पूरे शरीर पर, तो बदसूरत भी लगने लगी। अब माँ बाप को चिंता होने लगी कि इसकी शादी कैसे होगी। बाकी जो भाई थे बड़े वो शहर चले गए पढ़ने के लिए, ठीक है, बहनें सब तो, और तो बहनें सुंदर थी तो उनकी तो शादी हो जाती, घर अच्छा था, खासा था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, सब बढ़िया था। लेकिन भोली की चिंता होती थी, और भोली को घर में बड़े बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। ना उसे नहलाते थे, ना उसे नए कपड़े देते थे, उसे हमेशा बड़ी बहनों के उतरन कपड़े पहनाए जाते थे। कोई ढंग से बात नहीं करता, ये मोड़ी जा जो कल ले, ए मोड़ी जा वो कल ले, ए मोड़ी जा, मोड़ी तो मर जा, मोड़ी ने तो बबोझ है, फलाना है, ढिमका, मतलब उसे हमेशा डांट ही सुनने को मिलती थी। अब क्या हुआ कि गांव में खुला स्कूल और लड़कियों के लिए, और तहसीलदार साहब गांव में आए तो उन्होंने कहा रामलाल से कि देखो रामलाल, तुम सरकारी आदमी हो, तुम अपनी बच्चियों के स्कूल भेजो और एक उदाहरण लोगों के सामने पेश करो तो दूसरे लोग भी भेजेंगे। अब रामलाल शाम को अपनी पत्नी से कहता है, क्या तहसीलदार साहब कह रहे थे कि लड़कियों के स्कूल भेजो, क्या करें, भेजें का? तो उसकी पत्नी कहती, पागल हो गए हो क्या? नहीं, लड़कियों का स्कूल नहीं भेजेंगे भैया, अपने उनसे शादी कौन करेगा, को ब्याह करे कौन से, मोनियन को स्कूल जाती हैं, मोनियन को स्कूल नहीं भेजेंगे बिल्कुल भी हम। तो फिर क्या करें? अब डर भी था कि तहसीलदार साहब को भी नाराज नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि भोली को भेज दें स्कूल। तो सब कहते कि वो पत्नी कहती, हाँ भोली को भेज दो, भोली को तो वैसे ही ब्याह नहीं होने, तो भोली को भेज दो। अब 2 दिन पहले क्या था, एक लाल गाय थी जिसको बेच दिया गया था। अब भोली को बोला, तो उसने कहा कि ठीक है, कल भोली को स्कूल छोड़ आएंगे, उसको नए कपड़े पहना दियो, बाल बाल में तेल वेल लगा दियो अच्छे से, है ना, नहीं तो अपनी ही बेइज्जती हुई। तो उसकी माँ कहती है ठीक है। अब भोली को नहलाया जाता, पहली बार नहलाया, अभी तक नहलाया ही नहीं था उसे, नहलाया, नए कपड़े पहनाए, बालों में तेल लगाया। तो भोली को पहले तो लगा कि अच्छी जगह ले जा रहे, लेकिन जब उसने स्कूल का नाम सुना तो स्कूल का चीज़ होती है समझ नहीं, और फिर मेरे को काय ले जा रहे हैं, बड़ी बहनों को काय नहीं ले जा रहे। तो ये बात सुन के उसे लगा कि जैसे कल लाल गैया को बेच दिया ऐसे ही मुझे बेच रहे हैं। तो बोली मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जा रही। बाप बोला, पकड़ा रही क्या मोड़ी, चल, ले गए।
अब उन्होंने कहा चलो मास्टरनी जो वहाँ की प्रिंसिपल मैडम थी उनको वो सौंप आए। प्रिंसिपल मैम क्लास में ले गई, क्लास टीचर को दिया। वहाँ और भी बहुत सारी बच्चियाँ बैठी थी भोली जैसी, तो शायद उसे लगा चलो दोस्ती हो जाएगी, थोड़ा अच्छा लगा, एक कोने में जाके बैठ गई। अब जो शिक्षिका थी, अब वो दीवार पे लगी फोटो देख रही घोड़े की, तोते की, तो कह रहे देखो तोता, ये तो असली तोते जैसा है, ये तो असली घोड़े जैसा है, जैसा तहसीलदार साहब आए थे जिस घोड़े पे, तो वैसे बिल्कुल वैसा ही घोड़ा है। ये सारी चीज़ें वो देख रही थी, उसे अट्रैक्ट कर रही थी, ये चीज़ें अच्छी लग रही थी। अब क्या होता है कि तभी मैं टीचर कहती हैं खड़े हो जाओ बेटा, तो वो खड़ी हो गई। डर रही थी, उसे पूछते नाम बताओ। अब वो हकलाती थी, वो कि भो 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 वो बोल ही नहीं पाई। सब हंसने लगे इस बात को सुन के सारे बच्चे, तो बेचारी डर गई, रोने लगी। उनके बैठ जाओ बैठ जाओ। अब पूरे दिन वो बैठी रही चुपचाप से। अब होता क्या है कि छुट्टी होती है, बाकी बच्चे तो चले जाते हैं, उसमें हिम्मत नहीं थी उठने की। तभी प्रिंसिपल मैम आती हैं, उसको कहती हैं बेटा खड़े हो जाओ, बहुत प्यार से बोलती हैं बेटा खड़े हो जाओ। अब ऐसे प्यार से तो उससे आज तक कोई नहीं बुला था, तो खड़ी हो गई, बोली नाम बताओ। अब वो जानती थी कि नाम बताऊंगी तो फिर हकलाऊंगी, तो जाहिर सी बात है मजाक बनूंगी। लेकिन चूंकि प्रिंसिपल मैम इतने प्यार से पूछ रही हैं, आज तक इतने प्यार से किसी ने बात ही नहीं करी थी, तो भोली बोलती है भो 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 भोली बोल लेती है भोली। तो वो कहती है बहुत अच्छे, भो 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 भो। तो वो कहती है अब पूरा नाम बताओ, तो वो कहती है भोली बोल लेती है। वो कहती है शाबाश बेटा। वो किताब देती हैं उसे जिसमें बहुत सारे चित्र बने थे। वो कहती हैं बेटा तुम चिंता मत करो, तुम पढ़ाई करो, ये खत्म 1 महीने में किताब खत्म करनी है, फिर मैं दूसरी दूंगी। और जब तुम पढ़ लिख जाओगी ना, तो तुम्हारा हकलाना बंद हो जाएगा, लोग तुम्हारी बात का सम्मान करेंगे, लोग तुम्हें महत्व देंगे। तो कल स्कूल आओगी क्या? अब इतने घर में तो कभी जिंदगी में किसी ने इतने प्यार से बोला ही नहीं था, इतने प्यार से बात कर रहे तो क्यों नहीं आएगी? तो उसने कहा आऊँगी। और फिर भोली स्कूल जाने लगी। धीरे धीरे गाँव बड़ी बहनों की शादियाँ हो गई, गाँव कस्बा बन गया, बसें आने जाने लगीं। धीरे धीरे भोली भी बड़ी हो गई। अब एक दिन भोली के पिता रामलाल और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे हैं। वो कह रहे काय जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो कह रहे हैं बिशंबर नाथ को ऑफर एक्सेप्ट कर लें। अब बिशंबर नाथ कौन है सुनो। बिशंबर नाथ बगल के गांव का एक पंसारी है, दुकानदार है, बनिया, बहुत पैसे वाला है, लेकिन 50 साल उसकी उम्र है, लंगड़ा है, और उसके 2 बेटे हैं, पत्नी खत्म हो गई। ये है बिशंबर नाथ, और वो शादी करना चाहता है। तो वो कहते हैं कि क्या है बिशंबर नाथ को ऑफर स्वीकार कर लें। तो वो कहें क्या ऑफर? वो भोली को हाथ मांग रहा हो और दहेज भी नहीं मांग रहा हो। तो वह कहती है हाँ कर लो ना, वो तो बहुत अमीर आदमी है, वहाँ पर तो बहुत पैसा है, वो तुम तो कर दो, बिल्कुल बात से हाँ कर दो सुबाने की तुम्हें। लेकिन जो तुम्हें पता है का लंगड़ा है और हमारी उम्र को है, मतलब बाप भोली के बाप की उम्र का है वो, तो लंगड़ो है और हमारी उम्र का है। सुबाने कहाँ होगा तो लंगड़ो है। भोली की कौन सी कोई शादी करेगा, कोई नहीं करेगा भोली से शादी। जब वहाँ ने शादी भी हो जाएगी, दहेज भी नहीं मांग रहा, बढ़िया तो है, हाँ कर दो। तो भैया बिशंबर का ऑफर मान लेते हैं। अब भोली की शादी आ जाती है, बिशंबर बारात लेके आता है। वो तो बहुत अमीर आदमी था, गांव में पहली बार ऐसी बारात आई थी, इतना बैंड बाजे धूम धड़ाके से। अब उसकी जो बहनें थीं वो चिढ़ने लगी उससे कि आए देखो तो जा कल्ली खो जाखो, इतना अच्छा घर मिल रहा हो, इतना पैसा वालो, मतलब जो नहीं देख रहे कि वो अधबूढ़ा लंगड़ा है, लेकिन वो उसके पैसे से चिढ़ रहे कि इसको इतने बड़े घर में जा रही, जा बताओ तो। अब भैया ठीक है, जयमाला का टाइम आया, भोली आई। अब बिशंबर को ये पता नहीं था कि उसको चेचक के दाग हैं। तो जैसे ही वो बिशंबर वो पहनाता है माला, जयमाला पहनाता है, तो उसके घूंघट हट जाता है, उसका हाथ लग जाता है, तो चेचक के दाग दिखते हैं। गोली फिर वो घूंघट डाल लेती है। अब वो कहता काय अपने दोस्त से कहता काय जब मौड़ी को चेचक के दाग हैं का? तो वो कहता तुम बड़े छबीले हो, तुम भी तो लंगड़े हो, बुढ़े हो, डालो जयमाला, जो कहो मिल रही है कर लो ब्याह। तो अब वो कहता नहीं मैं, अब बिशंबर का बनी तेज आदमी था, वो जुआ खेलता है। वो कहता कि नहीं मैं शादी नहीं करूंगा, मुझसे ये बात छिपाई गई कि भोली इसके चेचक के दाग हैं, नहीं मैं तो शादी नहीं करूंगा। रामलाल हाथ जोड़ता है। वो कहता नहीं मुझे 5,000 रुपये दहेज दो तो करूंगा। हालांकि उसे करनी थी शादी, लेकिन चूंकि वो सोच रहा था कि ऐसे में बढ़िया है, मांग लो कहीं मिल जाए तो मिल जाए। अब उस समय के 5 लाख के मतलब आज के उस समय के 5,000 मान लो, आज के वो कहता 5,000 रुपया, तो 5,000 में ये आज के मतलब कि कम से कम 10-12 लाख रुपया के समथिंग। तो अब रामलाल के पास वो कहता है मैं कहाँ से दूंगा, 2,000 ले लो। पगड़ी रख देता है पैरों में कि नहीं मेरी इज्जत मत, क्योंकि उस समय अगर बारात लौट जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी पहले पुराने ज़माने में। लेकिन जब वो नहीं मानता है तो रामलाल 5,000 रुपया लाता है और उसको दे देता है बिशंबर को। बिशंबर शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब फिर से जामेला पहनाता है, लेकिन फिर घूंघट हट जाता है। लेकिन इस बार घूंघट हटता है तो भोली शर्मा नहीं रही थी, बल्कि उसकी आंखों में आंखें देख रही थी और कहती पिताजी इस लालची आदमी से पैसे वापस ले लो, मैं इस लालची से शादी नहीं करूंगी। तो रामलाल कहता कहाँ बोल रही हो बिटिया, पागल हो गई हो का, को शादी करेगा तुमसे, कहा ऐसा कह रही हो? तो वो कहती नहीं मेरी इज्जत का क्या होगा। तो वो कहती पिताजी आप ही की इज्जत के लिए इस बुढ़े और लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन अब मैं इससे शादी नहीं करूंगी, पैसे वापस ले लो। रामलाल के मजबूरी में पैसे वापस लेता है, बारात लौटने लगती है। अब बारात बाहर लौट रही तो बाहर जो बैंड बाजे वाले खड़े थे तो उनको लगता है कि विदाई हो रही, तो वो धमचक विदाई वाली टून बजाने लगे। किसी ने कहा ओ शांत हो जा, मौड़ी ने मना कर दे, ब्याह नहीं हो रहा, शांत हो जा साल क्या को बजा रहे हो। तो भैया बंद हो जाते हैं। बिशंबर नाथ बारात लेके चले जाते हैं।
अब भोली से रामलाल कहता कि बेटा तुमने जो का करो अब का हो जाए, बताओ को तुमसे ब्याह करेगो। तो भोली कहती है कि पिताजी मैं क्या करूंगी, मैं आप और माँ के साथ रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी, जिस स्कूल से पढ़ लिख के बड़ी हुई हूँ उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी। अब वो मैडम, वो प्रिंसिपल मैडम जिसने भोली को पहले दिन इतना अच्छे से बात करी थी और उनको पढ़ लिख के उसे इतना होशियार बनाया था, वो कि क्या कहते हैं, वो खुश हो रही थी, उसने खड़ी थी क्योंकि मैंने, उसने कहा कि क्यों मैडम क्या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। मैडम बोली नहीं नहीं बेटा तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, कोई गलत नहीं बोल रहे हो, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और होती है कि जब भोली मना करती है शादी से तो ये बगल वाली चाची बैठी थी तो कहते हैं ओ राम देखो, तो जब वो कहती है कि मुझे लालची से शादी नहीं करनी तो वो चाची की ओ राम देखो जा मोड़ी खो जाए, तो हम गूंगी गाय समझते थे, जब कल्ली जा तो इतनी ज़्यादा, देखो तो कैसे क्या कह रही है। तो बोली कहती है ओ चाची तुमने सुन ली आवाज़ गूंगी गाय की, और दोबारा सुनने का तो कुछ और बोल लें। अल्लाह बच्चा हमें क्या करने, हम तो चले, तुम जानो तुम्हारे बाप मताई जाने, चलो हम तो चले। अब पहले जब शुरुआत में चैप्टर में भोली का नाम आया था सुलेखा, और अब आखिरी में लोग उसको क्या नाम से पुकार रहे हैं, कोई भोली की नहीं कह रहा, सब डर गए, सब क्या कह रहे हैं, सुलेखा कह रहे हैं, क्योंकि भोली ने अपने अधिकारों की मांग की, उनके बाद दावा किया और मजबूती से सामना किया, एक दहेज के लालची को भगाया और एक अपने लिए एक सही जिंदगी चुनी। तो इस तरीके से ये चैप्टर था। इस तरीके से ये कंप्लीट मैंने सारे चैप्टर 10th क्लास के हमारे जितने इस साल 2021-22 के लिए जो हैं, मतलब जिनको हट गए हैं उनको छोड़कर सभी की मैंने समरी बता दी है। आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है। इसके अलावा ऑथर के नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं, और ऑथर के नाम के साथ साथ काय के नाम याद रखने हैं। आपको ऑथर के नाम के साथ साथ याद रखना है क्या, चैप्टर का नाम, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो।